35% पॉपुलेशन पे इंडिया में 70% डॉक्टर है और बाकी 65% पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ऐसे गांव में जहां एजुकेशन के नाम पे स्कूल नहीं है, उस जगह एक बड़ा हॉस्पिटल खोल दूं, वो चलेगा ही नहीं। तो आपका एक हफ्ते तक पेशेंट वहां रहा तो 7 लाख रुपए हो गए। ये एवरेज है। वो सिर्फ 1 करोड़ के लिए अपनी इमेज खराब नहीं करेंगे। अननेसेसरी की कोई भी चीज़ नहीं होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं कि जो देखने चाहिए एक पेशेंट को? वो डेड है तो डेड है। कब सीखते हो आप एक डेथ को एक्सप्लेन करना? 50 लाख 25 लाख जितना बचा ना, वो मैंने अब इतनी कैटेगरीज डिवाइड कर दी कि इवेंचुअली आना मेरे पास 75 लाख ही है। ये कान ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है। जैसे ही आप 11th क्लास में आ जाओगे, आपको हवा लगेगी। इंडिया में हेल्थ प्रायोरिटी किसी के लिए नहीं है भाई। जैसे आपने वो लाइन क्रॉस कर दी तो आपने एक्सप्लॉइट कर दिया। वो बहुत थिन लाइन है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आपको रुक जाना है। रैगिंग मेडिकल कॉलेज में जितनी होती कहीं नहीं होती। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे खुद नहीं जाओगे बाथरूम, और आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डॉक्टर्स वो बाथरूम यूज करें। 4 लोग आ गए और उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। रूरल पोस्टिंग में क्या देखा आपने वहाँ? दोनों का बताना सर आप मेरे को चीज़, एक एज ए डॉक्टर भी और एज ए पेशेंट भी, क्या फील किया? ये जो रैगिंग वाली चीज थी, इस वर्ड को हटा के इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया था। अगर आप सही करने जाओगे ना इस देश में तो आप गलत हो। ये चीज ना इंडिया में बहुत कॉमन होती जा रही है, ठीक है, जो वॉयलेंस की हम बात कर रहे हैं। मैं एफएमजी हूँ, मैंने एग्जाम दिया, मैं पास हो गया। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं और इंडियन ग्रेजुएट्स एक हो गए। अब सेम रेस सेम लेवल से स्टार्ट होनी, बट नहीं होती। पूरी लाइफ आपके माथे पे वो एफएमजी का तबका रहेगा ही रहेगा। In today's world of rising injustice to students from government and other institutions, डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस होना, उनकी रैगिंग होना, अगर वो डॉक्टर बन भी जाए, अगर एक मेडिको डॉक्टर बन भी जाए, वो प्रैक्टिस भी करने लग जाए, उस टाइम पे भी उनको इतनी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि वो लास्ट में सिर्फ हम उसको एज ए डॉक्टर देखते हैं। ही इज नॉट अ डॉल टू प्ले विद। सो वी आर हैविंग टुडेज गेस्ट डॉक्टर रवि दहिया, हु इज एन एफएमजी ग्रेजुएट एंड ही इज वेरी बोल्ड स्पीकर। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर रवि दहिया। Hi sir, how are you? भाई बहुत बढ़िया, वेरी एक्साइटेड। I was also very excited to see you, sir. You're a very bold speaker. Have you prepared anything? नथिंग। Sir, you are an FMG pass out. So you spent 6 years becoming a doctor outside India, and then you came back India. And India says prove yourself again by giving an exam FMG. So what do you say about that? जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कुछ बोल लो, वो पहले थी, हम तो हट गई। तो जिस टाइम पे मैं गया एफएमजी करने, तब वो थी। हाँ, ठीक है, तब एमसीआई था, ठीक है, वो अब चेंज करके एमसी उन्होंने कर दिया। मेरा ना माइंडसेट ये कह रहा है, जिस टाइम पे मैं गया था मैं 17 साल का था। ओके, ठीक है, 17 साल की उम्र में 2013, जिस टाइम पे इंटरनेट का भी इतना क्रेज था नहीं इंडिया में, ठीक है, जो आप इंफॉर्मेशन अपने बिहाफ पे निकाल सकते हो वो 2 तरीके से था। आप लोगों से पूछ सकते हो, अगर आपके रिलेशंस में या आपके सर्कल में आपका कोई ऐसा मिल गया जिसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, यू विल बी द लकी वन। ओके, कभी आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, ओके, प्रोसीजर कैसे जाना है, पूरी प्रोटोकॉल्स, हाँ ये पेपर वर्क लगेगा, ये सब कुछ लगेगा। प्लस में जो मेन इशू आता था कि उसके बाद का करियर क्या है, उसके बाद की लाइफ क्या है, उसके लिए तो कोई नहीं है, राइट। जिस टाइम पे मैं गया उस टाइम पे इंडिया में बहुत हाई कॉस्टली एमबीबीएस। आप गए कैसे थे? मतलब हाउ डिड यू अप्रोच फॉरेन यूनिवर्सिटीज? पहले एआईपीएमटी का एग्जाम होता था, हाँ, तो वो दिया, एग्जाम हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ बीएमएस थिंग। ओके, तो बेंगलुरु में मेरा एडमिशन भी हो गया था, फीस भी पे कर दी थी। माय मदर शी आस्क्ड मी कि भाई तुझे करनी है बीएमएस? मैंने कहा जी नहीं। तो कहती क्यों जा रहा है? मगर मेरा मन नहीं है। देन माय पेरेंट्स दे सेड ओके डोंट गो, देन लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शन। ओके, ठीक है, जैसे आज भी मैसेजेस आते हैं आपको, रैंडम मैसेजेस फॉर प्रमोशन थिंग्स, राइट। हर ब्रांड अपना प्रमोशन करता है। पहले टेक्स्ट मैसेजेस आते थे बाहर भेजने के लिए, किन के आते थे? रैंडम कंसल्टेंसीज के बाहर आते थे, बट जब आपको उसी से लेना देना नहीं आता, वो इग्नोर करते हो, राइट। रैंडम टेक्स्ट आप इग्नोर करते हो। तो बस वो टेक्स्ट आया था तो उसी बात पे बात चलने लगी कि भाई बाहर भी तो कर सकते। ओके, वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई कि ठीक है पता कर। देन पापा के एक फ्रेंड थे, उनके सर्कल में एक मिला कंसल्टेंसी वाला, उनसे हम मिले। तो वहाँ पे बात हुई कि भाई ठीक है, चाइना, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जहाँ पे आपको लगे जाना है आप जा सकते हो। तो मेरे फादर ही आस्क्ड हिम कि भाई आपके नॉन में कोई गया है? ही सेड कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया। तो माय पेरेंट्स सेड कि भाई, माय फादर सेड कि ठीक है भाई, हमें भी फिर उसी यूनिवर्सिटी, ओके, क्योंकि जिस बंदे को इस चीज़ हाँ, की समझ गया। नॉलेज है, उसने ट्रस्ट हो अपना गया। बच्चा भेजा है, हाँ, तो ही वो ट्रस्ट बना है। ट्रस्ट बन गया। रैंडमली आप कैसे भेज दोगे? एंड यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड आउट ऑफ द कंट्री। हम आउट ऑफ स्टेट भेज देते हैं,
तब हम टेंशन में रहते हैं कि भाई वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा। आप आउट ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हो कि वहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट हो जाए तो आप सेम टाइम पे तो पहुँच भी नहीं पाओगे। और ये कंसल्टेंसी जब चलो आपके लिए तो अच्छा वर्क कर गई, क्या हाँ, ऐसा होता है कोई फ्रॉड होता है या फिर बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ में आगे बिल्कुल। जाके इंडिया है प्रॉब्लम भाई होती है ये, बच्चों को? फ्रॉड कहाँ नहीं है? बिल्कुल है। देखो, तो एक बच्चा बाहर चला गया, वो क्या करेगा बाहर जाके अगर यहाँ से फ्रॉड हो गई, देखो, चला गया तो? जो भेज रहा है बंदा, हुँ, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, ओ राइट? वो आपको पैसे की तरह देख रहा है कि भाई यहाँ से सिर्फ पैसा आ रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ से, आपके करियर से कोई मतलब नहीं, उसको अपने बेनिफिट से मतलब है। ये फैक्ट बात है और इंडिया में हर कोई यही करता है। हमारा जो सोशल आज के टाइम पे माइंडसेट हो गया, सिर्फ बेनिफिट देखना, फ़ायदा किस चीज़ में? मेरा आपसे बात करके फ़ायदा, मैं आपसे बात करूँ। मेरा आपसे बात करके फ़ायदा नहीं है, तो मैं चलता हुआ रुकूँगा भी नहीं। हुँ, आप मेरे से पूछो, टाइम भी पूछोगे ना, मेरे पास टाइम बताने के लिए भी टाइम नहीं। करने को मेरे पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बताने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। या एग्री करते हो? दैट्स ट्रू। ये सिनेरियो है इंडिया में। तो ठीक है, वो चीज़ सॉर्टेड हो गई, वहाँ से यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी, देन आई वेंट टू चाइना। वहाँ की जर्नी बहुत अच्छी थी। हुँ, द ओनली बेस्ट डिसीजन, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ जो मैं आज तक मानता हूँ कि मैंने लिया विद हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स, इसके मैं बाहर गया। ओके, आई एम वेरी लकी। क्यों? एंड क्या आप किसी भी उस इंसान से जो बाहर गया है, आप उससे पूछोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि उसकी ज़िंदगी का बैड डिसीजन था, अनटिल अनलेस कुछ बैड हुआ है उसकी लाइफ में। बट एक 17 साल के 2 इंसान को लो, एक ने इंडिया में ग्रेजुएशन की, एक बाहर गया, हुँ, राइट? हुँ, 2 लोग। मैं अपनी बताता हूँ, उससे फिर आप कंपेयर करना जो इंडियन ग्रेजुएट हुँ, है। यू आर एन इंडियन हाँ, ग्रेजुएट, हाँ, राइट? यस, सो वी विल कंपेयर द जर्नी। ओके, अब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हुँ, ठीक है? सेम वही सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हुँ, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट ईयर्स। ओके। आपकी वीक में कितनी क्लासेस होती थी? हमारी तो 6 दिन होती थी। 6 दिन होती थी, राइट? मंडे टू सैटरडे, हुँ, हमारी मंडे टू फ्राइडे। ओके, दिन में कितने घंटे की क्लासेस होती? हमारी 8 से 9 घंटे की। 8 और से 9 घंटे की होती उसके थी। बाद तो वो हमारी 4 घंटे की क्लासेस होती, उसके 8 बाद टू तो 12। पोस्टिंग्स और कई सारी चीज़ें भी दैट्स होती इट, थी 8 हमारी टू तो। 12। मुद्दा ये नहीं है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और जो आप पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन या नॉलेज इज नॉट एनफ। हुँ, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड द अब्रॉड आई हैव नोटिस्ड, इसके भाई वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करेंगे। आपको ओके, रट्टा नहीं मारना है, ओके। रट्टा मार के कोई भी पास हो जाएगा। मैं आपको हर मेडिकल कॉलेज में ही होता है, सीनियर से आप पूछते हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। यहाँ तो एचओडी का खौफ होता है सर। आप लेकिन एग्जाम के लिए पूछते क्या हो सीनियर से? हुँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हुँ, यही होता है। हुँ, वो आपको बता देगा, 15 20 हम 50 बता देगा, याद कर हम लेंगे। उसमें से याद कर लेंगे, राइट? उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। हुँ, हमारे कोई भी एग्जाम फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द लास्ट, हुँ, जो मेरी यूनिवर्सिटी में था, उसका करिकुलम ये था कि पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, ओके, वो आपको देने हैं। देन योर विल रिटन वन एंड देन देयर विल बी ऑल बोर्ड्स। ओके, ठीक है, 3 फेजेस में एग्जाम होगा हर सब्जेक्ट का। तो बाहर हर डेवलप्ड कंट्री में आप देखोगे वहाँ का एग्जाम सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम इस सर्कल के अराउंड बिल्डअप होता है कि भाई हो सकता है बोलने में अच्छे ना हो सकता है लिखने में अच्छा। हो सकता है लिखने में अच्छे ना हो सकता है पढ़ने में अच्छे ना हो, तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, आप किसी में तो अच्छे हो, एग्ज़ैक्टली, राइट? तो इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी, ओके, दे आर डेवलपिंग। सेम जब आपका रिजल्ट आएगा तो सिर्फ उस एग्जाम का के बेसिस पे यू वॉन्ट बी द टॉपर वन। ओके, एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या की हैं। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनीथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द गेम्स, परफॉर्मेंसेज आपने कोई दी है स्टेज पे, आपने कोई एग्जाम्स कराए हैं, कुछ भी कराया है। यहाँ ऐसा नहीं होता यहाँ सर? ऐसा नहीं होता, राइट? तो हमें वो कभी प्रेशर फील नहीं हुआ कि ये एग्जाम देना ही है। वहाँ तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट लग रहा है मेरे को सुन के कि वहाँ तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, यू गो टू, अब हाँ, सुनने में ही सोचो कितना एक्साइटिंग है, राइट? यस, 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 अब इश्यू कहाँ पे क्रिएट होता है कि सेम हमारे जो स्टडी की चीज़ें हैं वो इंग्लिश में, लैंग्वेज इंग्लिश में होगी। अब मैं चाइना में जा रहा हूँ, पहले आप लैंग्वेज सीखते हो, वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में लीगल है, मतलब आपको मैंडेटरी है, ओके, करना ही है। आप जाते हो, फर्स्ट 6 मंथ्स यू स्पेंड लर्निंग द लैंग्वेज, क्योंकि हुँ, आपको वहाँ पे रहना है अगले ठीक 5 है, साल। देन आपका फिर स्टार्ट होती है एमबीबीएस, वो आपकी लैंग्वेज में ही होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। हुँ, वहाँ के प्रोफेसर्स वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं, कहीं के आपको इंडिया के भी मिलेंगे, नेपाल के भी मिलेंगे, बांग्लादेश के भी मिलेंगे, या वहाँ के भी मिल सकते ठीक है, हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हुँ, वेरी करता है। हुँ, मेरी यूनिवर्सिटी में नेपाल से भी थे, बांग्लादेश से भी थे, इंडियन भी थे, ठीक है? सो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो उन्होंने पढ़ा, प्लस वो बता बुक्स देते हैं। स्टैंडर्ड है, हुँ, बुक स्टैंडर्ड है, आपको वही पढ़ना है, ओके, ठीक है? हुँ, हमने अनलाइक इंडिया ये कभी नहीं पढ़ा कि नोट्स पढ़ने, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है। ओके। तो सर एक बात बताइए, ठीक है, वहाँ अगर आपने जैसे बोला कि एजुकेशन सिस्टम इज़ बेटर, वो इंडिया में आए, आप इंडिया में आए, तो एफएमजी का अगर हम पास रेट देखें तो 15 से 20% ही है एक्चुअली, बिल्कुल है, और वो इतने साल से उतना ही है। तो क्यों वो है वो हल्का फिर? सा 2-3% या ज़्यादा होगा या कम होगा, वेरी करता है। अब उसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज है, क्या आप क्या मानते हो? ठीक है? उसके पीछे लक की थ्योरी भी है जो मोस्टली लोग मानते हैं ओके, कि भाई किस्मत है, आप या पास हो या फेल। बट आई हैव सीन पीपल जिनके कॉन्स्टेंटली 3 और 4 अटेम्प्ट रिपीटेडली अटेम्प्ट्स में 149, 149, 149, 149 आ रहे हैं, हुँ, ठीक है? आई हैव सीन पीपल विद द सेम मार्क्स इन रिकरेंट अटेम्प्ट्स। आई एम गोइंग
to tell you something, sir. There was a candidate that failed the FMG exam 10 times है बिल्कुल after completing MBBS from Russia, and now he is pursuing healthcare management. बिल्कुल एमबीबीएस 10 करने के times. 5 साल तक वो एग्जाम देता रहा, क्योंकि साल में 2 बार होता है, तो 10 हम्म, बार दिया, मतलब कि 5 साल से वो एग्जाम ही दे रहा है, हम्म, राइट। जितनी बार आप एग्जाम देते जाओगे उतनी बार आपका मोरल डाउन होता जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। जनरली क्या होता है, आप जब सेम चीज पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता सर फिर भी 15 से 20% है कुछ ना। ज्यादा कम एक नहीं मैंने है? आपको बोला लक वाला फैक्टर। ओके, सेकंड थ्योरी आती है कि भाई सेम टाइम पे इंडियन ग्रेजुएट्स भी पास आउट होते ओके, हैं, राइट। हम्म, अब मान लो 1 लाख, एक नंबर लेते हैं, 1 लाख इंडियन ग्रेजुएट्स पास आउट हुए, 50,000 कोई भी नंबर ले लो, और 15-20 हज़ार FMG ग्रेजुएट हो गए, राइट, ओके, मतलब पास हो गए, तो नंबर बढ़ गया 70,000, ठीक है। हम्म, अब क्या उन 70,000 लोगों के लिए आगे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। दे हैज टू डू देयर इंटर्नशिप, क्या उसकी जगह है? नहीं है। नहीं है। सो क्या करते हैं, एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो, तो ये थ्योरीज हैं, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास इसका कोई फैक्ट चेक नहीं है, बट ऐसी थ्योरीज हैं। सर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ट्रांसपेरेंसी भी एक इशू हो सकता है। बिल्कुल है। जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हो तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसके बाद आपको आंसर शीट नहीं मिलती। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, मैं एक छोटा सा सीटेट का एग्ज़ाम देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो मेरे को एक आंसर शीट मिलती है बाद में एग्ज़ाम देने के बाद। जैसे अभी नीट हुआ है तो नीट के बाद मुझे आंसर की मिल जाएगी, मैं अपना मैच कर लूँगा कि ये मैंने किया है। बिल्कुल, ओके, इसमें सो नहीं मिलेगी। इसमें नहीं मिलेगी। सो इसमें जो आपने लक वाली चीज़ बोली, तो एक्चुअल में लक वाली चीज़ है कि भाई जो ऊपर बैठा है तो उसका मूड है। हाँ, उसका मूड है भाई, चलो ये नाम पसंद आ रहा है, निकाल दो भाई इसको। आप खुद देखो ना, मान लो हम लक वाले फैक्टर में जोड़ दें कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हुँ, कॉन्स्पिरेसी ही है, अगर वो ऐसे रिजल्ट रोक रहे हैं तो हम देखो करते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी है, राइट। ओके, अगर मान लो मैं वो इंसान हूँ जिसके हाथ में वो हाँ, वो है, रिजल्ट विद आपका डिसीज़न पावर है। होल्ड करने का वो है, राइट, तब मैं क्या करूंगा, मान लो अल्फाबेटिकली हुँ, कि भाई ए नाम से 100 लोग हैं, ओके। हम पहले 50 को पास कर दे, उसके बाद को रहने दे, ऑल्टरनेट को पास कर दे, मुझे नहीं पता ना, मतलब ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी तो आप कुछ भी बना लो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नहीं मतलब है, लेकिन सीधी-सीधी बात। ट्रांसपेरेंसी। अब इशू सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का नहीं है, उसके बाद में मान लो मैं FMG हूँ, हुँ, मैंने एग्जाम दिया, मैं पास हो गया। हुँ, अब आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं और इंडियन ग्रेजुएट्स एक हो गए, हुँ, हो गए, बिल्कुल। ठीक मैंने है, इसीलिए पूछा ना कि इंडिया आपको बोलता है बाहर से आने के बाद कि प्रूव योरसेल्फ अगेन। ठीक है, प्रूव कर दिया, हुँ, अब इक्वल होने चाहिए, हुँ, राइट। अब सेम रेस सेम लेवल से स्टार्ट होनी सेम चाहिए, है। बट नहीं होती। क्यों? पूरी लाइफ आपके माथे पे वो FMG का तबका रहेगा ही रहेगा। नाउ यू आर नॉट द इंडियन ग्रेजुएट एनी, नॉट अ इंडियन डॉक्टर, यू विल बी डिवाइडेड इनटू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट इनटू फॉरेन मेडिकल और ग्रेजुएट। ये थप्पा किसके कौन अब लगाएगा, ये कैसे ऐसे लगाएगा? लगेगा कि आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया, हुँ, अब आप रैंडमली अपना करियर बिल्डअप करोगे। सो फॉर दैट अब इंटर्नशिप आपको यहाँ करनी है, इंटर्नशिप आपको यहाँ करनी है, तो अभी भी काफ़ी स्टेट्स में आई थिंक स्टाइफंड तो मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। वो एक स्कैम अभी है, राइट। तो अनएक्सपोज़ आपको स्कैम। 1 साल विदाउट एनी मनी आपको काम करना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको हर दिन जाना है, अपने डे के वही 8 से 10 घंटे वहाँ बिताने हैं, आपको आना है, आपको खुद से ट्रैवल करके जाना है, खुद से रहना है, खुद के एक्सपेंसेस खुद से हुँ, बेयर अप करने हैं, फैमिली से लेना है, बट हम कुछ नहीं दे रहे भाई। 1 साल आप मजदूर हो, लेकिन फ्री के मजदूर हो, नो वन टू बैक यू। नो वन टू बैक यू, ठीक है। सेकंड, मान लो अब आपकी इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, पहले तो इंटर्नशिप में अब स्कैम चल रहा है, मूड है उनका NMC का, सुबह उठे आज मूड है 2 साल की मैंडेटरी कर दो, किसी ने बोला कि भाई क्वेश्चन कर दिया कि भाई क्यों कर दो, हुँ। ओहो अच्छा ठीक कह रहे हो, चलो कैंसिल। तो सर अभी एनएमसी ने, जब आप आए तो मैं पढ़ रहा था, एनएमसी इज़ ट्राइंग टू रिप्लेस एफएमजी विद नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेशनल एग्ज़िट एग्ज़ाम। पिछले सो 5 साल और उसमें जो वो क्राइटेरिया रख रहा है कि 2 साल के अंदर-अंदर आपको पास होना है, उसमें वो एग्ज़ाम पास करना है, तो वो फिक्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा? 2 साल में तो वो ये इस पासिंग रेट के साथ 2 साल में तो बच्चा निकलेगा नहीं। भाई, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, जिसने वो रूल निकाला था हो सकता है उसका ट्रांसफर हो जाए, भाई वो रिटायर हो जाए, फिर से बोल देंगे ठीक है नहीं कर रहे, कैंसिल ही कर देते हैं। वो तो बोल रहे हैं ना कि आएगा आएगा, आ थोड़ी ना गया, तो वो बस ऐसे ही है, बात नहीं ऐसे है। ही है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं आ रहा, अब उसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं क्या? कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा बोला जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का ओनर हूँ, हुँ, राइट, हुँ, मेरे अंडर में मेरा बैच पास आउट हुआ हुँ, 5th ईयर, अब सारे ही अगर एक बार एग्जिट आ गया तो सब पे ही लागू होगा, ठीक है। ठीक है। हर प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, वेरी हाई, 1 से 1.5 करोड़ मान के आराम चलो से आप। है, राइट। अगर वो एग्जिट एग्जाम आ गया हुँ, तो इंसान उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा क्यों, वो तो एक लेवल पे हो गया ना एग्जाम। हुँ, तो अब आप इंडिया में क्यों करोगे, आप बाहर क्यों नहीं जाओगे जहाँ पे सस्ते में हो रही है। हुँ, अभी तक आप बाहर क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि आपको इंडिया में आके एग्जाम देना था, ठीक है, और उसका पासिंग रेट लो है, तो आपने उसको एक लेवल बना दिया या उसको इश्यू बना दिया कि भाई ये आपको देना पड़ेगा, हुँ। और आप क्या करोगे बाहर जाके, इससे अच्छा इंडिया में ही कर लो। ओह!
ठीक है राइट। और हाँ, उसके बाद एफएमजीज की लाइफ तो वैसे ही हेल बना रखी है। जैसे मैंने आपको बोला, इंटर्नशिप आज मुंह उठा के कर दी 3 साल, फिर 2 साल कर दी, उसके बाद कह रहे हैं अपनी स्टेट में जाके करो। स्टेट में जगह ही नहीं है इंटर्नशिप करने की, लोग बेचारे पैसे दे देंगे। तो बोल कौन क्यों नहीं रहा कोई इसके हर बारे कोई में? बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा? मैंने आपको बोला ना, उसके बाद जैसे ही आप इश्यू रेज कर दोगे, फिर एनसी बोलेगा अरे हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, तो कैंसिल कर देते हैं, मत करो 2 साल की। तो इतना नेग्लेक्टेड फील्ड क्यों है सर फिर ये? बिल्कुल है ना। मेडिकल फील्ड तो मुझे लगता है पूरा ही नेग्लेक्टेड है। यूनिटी नहीं है, देयर इज नो यूनिटी। आइडली आपको बैकअप कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए? आपके सीनियर्स को करना चाहिए, आपकी फैकल्टी को करना चाहिए, आपके प्रोफेसर्स को करना चाहिए। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है भाई। हम इतने लिमिटेड डॉक्टर्स हैं इंडिया में विद द पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़ कि आपके खुद की दिनचर्या ऐसी बन गई है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल है, नहीं, वो तो डॉक्टर्स का वर्क तो कल्चर आप तो बहुत, जाके नहीं ढूंढते एक नया स्ट्रगल, हाँ, यू ट्राई टू अवॉइड इट। यू ट्राई टू अवॉइड इट, राइट। आप अपना, मेरा रूटीन है, मुझे सुबह 9 to 5 जॉब जाना है, राइट। तो मैं सुबह उठूंगा तो 9 to 5 अपना जॉब पे जाऊंगा। मैं क्यों अपनी जॉब को छोड़ के इश्यू ढूंढूं कि भाई नहीं छोड़ यार, इसको धरने पे जाके बैठता हूँ। अभी जैसे हम वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, तो सर रेजिडेंट्स अक्रॉस इंडिया आर रिपोर्टेड टू वर्क 36 आवर कंटिन्यूअसली अक्रॉस इंडिया। है, बिल्कुल है, आई एग्री। और अगेन वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा है। नहीं, अब जो आईएमजी Right. जो यहाँ से कर रहे हैं उनको तो वहीं से करना पड़ेगा सर, उनके लिए तो बॉन्ड आ गया है, वो तो नहीं, उसको स्किप ही नहीं कर सकते। बॉन्ड तो पीजी में आ गया, राइट। हम्म ठीक है, अब वो वेरी करता है आपका स्टेट टू स्टेट। पहली चीज़, हम्म पहले तो आप मुझे ये बताओ कि बीइंग अ स्टूडेंट, हम्म ठीक है, आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, हम्म आप इस स्टेज पे एक एस्पिरेंट हो, ओके आप बने नहीं हो, हम्म आप एस्पिरेंट हो, राइट। ये आपकी हेडेक नहीं है कि एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज आपको कराना है, कैसे कराना है, उसके लिए लोग बैठे हैं, उसके लिए ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हैं, वो उनकी हेडेक है, वो उनका काम है, ठीक है, एनटीए का काम है। एनटीए का काम है, राइट। बीइंग एन एस्पिरेंट आपका काम है टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। मी बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, ये मेरा काम था, ये आपका मैंने वो किया। अब आइडियली मुझे क्या मिलना चाहिए था? मुझे एक वेल इक्विप्ड सेंटर मिलना चाहिए था विद जितनी प्रोटोकॉल्स होंगी वो इस तरीके से होंगी कि वो मेरे लिए ईजी हों। मैं जिस दिन अपने एग्जाम पे गया, आपके लिए मैं हैसल ऑलरेडी फ्री स्ट्रेस्ड हो, हूँ, आपको दूसरी चीज नहीं सोचनी। दूसरी चीज़ ना सोचनी पड़े। मैं ऑलरेडी जिस दिन एग्जाम पे गया हूँ, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हूँ। अब आपने तो और स्ट्रेस मेरे ऊपर डाल दिया, चेकिंग ऐसी कर दी, सेंटर में गर्मियों के टाइम पे एसी नहीं है, लेट ना हो उठ जाओ, के ये जाना ना नहीं हो है, जाओ, लेट ना हो जाओ, ये आईडी कार्ड दिखाओ, ये मैच नहीं हो रहा, ये मत पहन के जाओ, पेन ये वाला नहीं है, आप वो समझ रहे हो। हाँ। और अभी रिसेंटली वाले में देख लो, नीट यूजी में कितना हुआ है, सर हर साल नीट लीक हो रहा है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो खुद बताओ गलत चीज को नॉर्मलाइज कर दिया हम लोगों ने। इंडिया में सीन क्या है ब्रदर। जो चीज़ कॉमन हो गई ना, कॉमन हो गई, हमें लगता है वो सही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में स्ट्रेस्ड रहना कॉमन हो गया, डिफॉल्ट सेटिंग होगी। अब वो डिफॉल्ट सेटिंग हो गया, हमें लगता है यही नॉर्मल है। तो हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते भाई क्यों रहना है स्ट्रेस्ड? एक्चुअली सर डॉक्टर्स के वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर और डॉक्टर्स के जो ड्यूटी आवर्स थे उसके ऊपर एक ना 1992 में मिनिस्ट्री डायरेक्टिव एंड इन 1993 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर अ यूनिफॉर्म रेजिडेंसी स्कीम विद फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स, और उस बात को 30 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक वो लॉ लागू नहीं हुआ है। जैसे आप मुद्दा उठाओगे, ये फिर से आ जाएगी चीज़ कि भाई मेडिकल एसोसिएशंस ने ये इशू रेज कर दिया और अब मैंडेटरी है कि भाई 48 आवर्स से कम काम करना है वीकली, या कंटिन्यूस 36 आवर्स की शिफ्ट नहीं होगी, ऐसा आ जाता है। बट क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ है? मैं बोल रहा हूँ 30 नहीं साल से हुआ, ज़्यादा हो राइट। गया। नहीं हुआ, राइट। हाँ, अब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, ये देखना किसका काम है? बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ रेजिडेंट, ये आपका काम तो नहीं है। उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना है, उसके लिए एजेंसीज बनी है, एसोसिएशंस बनी हैं, ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, उनका काम है देखना। वो क्यों नहीं कर रहे अपना काम? तो और अगर कर रहे हैं तो चुप क्यों है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इंडिया से स्पेसिफिकली ये है कि जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो क्वेश्चंस रूट कोज के लिए क्यों नहीं पूछते? हम जो इशू क्रिएट हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिंपल सा कि करप्शन ओवरनाइट नहीं हुआ, टाइम लगा उसको होने में, राइट, बिल्डअप हुआ। एक किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी होती है कि यहाँ से इन्फेक्शन शुरू स्टार्ट हुआ होगी, और हाँ, सिम्टम्स आएंगे, साइंस होंगे, पैथोफिजियोलॉजी होगी, फिर डिजीज कोज होगी, राइट। तो जो डिजीज कोज होगी हम उस पर क्यों क्वेश्चंस उठा रहे हैं? वो ऑन द फर्स्ट प्लेस हुई क्यों, हम उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहे? एंड द सेकंड मोस्ट क्वेश्चन इज कि हम उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, और उसके लिए अगर हमने कुछ स्टेप्स उठाए तो वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, वो हम क्यों नहीं देख रहे? तो जब हम वो क्वेश्चंस पूछना भूल जाते हैं या फिर हम गलत सवाल पूछते हैं तो सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, ओके, सेम भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक डिपार्टमेंट, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बनने में सालों लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कितना है। काम हुआ कितना नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ, राइट। अगर नहीं हुआ तो उसकी जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये करते हैं कि वो पिछले वाले नहीं करके गए, हम सही क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? अभी वाले क्रॉस चेक तो कर सकते हैं ना, क्रॉस चेक कर लिया ऑन द फर्स्ट प्लेस, पिछले वाले नहीं करके गए, तुम कर दो। ईगो आ जाएगी। तो क्यों है ये ईगो? इंडिया में आज के टाइम पे हर किसी में ईगो है। अभी रिसेंटली ये मुंबई में बंदे को मार दिया, हाँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने गेट बंद करने को बोला बंद करने ट्रेन को का, तो बोला। इसलिए मार दिया। तो वो ऑन द फर्स्ट प्लेस वो उसी दिन नहीं हुआ,
वो बिल्डअप हो रहा होगा उस बंदे के अंदर, वो सिनेरियो, उसका माइंडसेट बिल्डअप हो रहा होगा। एक्चुअली ना सर, जो टॉक्सिक वर्क कल्चर की हम बात करें, 2024 में नेशनल टास्क फोर्स ने एक डाटा रिवील किया था कि 150 सुसाइड्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ड्यू टू क्रोनिक स्ट्रेस एंड एक्सेसिव वर्क बिल्कुल एंड होगा, स्टिल अनरिकॉग्नाइज। बिल्कुल है। किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया उस स्टेटमेंट को आज तक। और जो हम पहले बात करते थे कि कोटा में सुसाइड होते हैं कोचिंग, उससे ज़्यादा सुसाइड्स रेजिडेंसी में होते हैं सर। मेडिकल कम्युनिटी में कोई यूनिटी नहीं है, ये फैक्ट बात। डॉक्टर डॉक्टर की टांग खींचता है, एक्चुअली में बता रहा बिल्कुल हूँ, मैं खींचता सच है, बता रहा हूँ। ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे के साथ में एक वॉयलेंस करके देख दो, पुलिस वाले बंदे के साथ में कर दो, सारे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। हाँ, लॉयर कि के साथ वर्दी में पे कर हाथ दो, लगा दिया, सारे लोअर खड़े हो ऑटो वाले जाएंगे। को पकड़ लो आप। ऑटो वाले को पकड़ लो, उनकी यूनिटी है। बस कंडक्टर को पकड़ लो, बस ड्राइवर को पकड़ लो, बस ड्राइवर बंदे को उड़ा के भी चला जाएगा तो भी उसकी तो भी बच के यूनियन निकल जाएगा, उसकी यूनियन उसे बचा लेगी। डॉक्टर्स में हम, मेरा सिंपल सा कुछ समझना, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें जो स्टैंड अप कॉमेडी शो था, हाँ, वो उसमें उस जो लड़की लड़की का। ने जो बोला, हाँ, मेरा क्वेश्चन उसमें सिंपल ये था, वो कैडेवर वाला जो हुआ था। कैडेवर वाला हाँ, जो हुआ था, राइट, मैंने उस पर वीडियो भी बना। मेरा क्वेश्चन उसमें सिर्फ एक ये था कि जो नॉन मेडिकल लोग हैं हम्म, वो ठीक है, जो भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बोल रहे हैं। हाँ, जो मेडिकल लोग हैं वो ये कोई चीज़ क्यों नहीं सोच रहे कि ये वो अपने एंट्री लेवल की बता रही है। जब वो फर्स्ट ईयर में गई, तभी हम डायसेक्शन रूम में जाते हैं, उतने एथिक्स फर्स्ट ईयर में नहीं थे जाते जब हैं। उसके अंदर। फर्स्ट ईयर आपने किया 17 या 18 साल की उम्र में, हम्म, ठीक है। हम्म, मैं जब 17-18 साल की उम्र का था, मैं फर्स्ट टाइम एक डेड बॉडी देख रहा ओके, हूँ। उस डेड बॉडी पे देख के रिएक्ट कैसे करना है, ये नहीं पता। क्या मुझे पता है ये चीज़? नहीं पता। नहीं पता, राइट। नहीं पता। उसको देख के मैं स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकता हूँ। हम्म, उस कैडेवर को जिस सॉल्यूशन में रखते हैं उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि हाँ, आपके नाक कान दोनों में से मतलब पानी जलने निकल लग रहा जाते हो। होता है, ठीक है, आंखों में से पानी आ रहा होता है, जलने लग जाती है, आप नहीं देख पाते, ठीक है, और आपको उसको डाइसेक्ट करना है। मैं समझता हूँ कि भाई एक डेड बॉडी की भी जिसने अपनी दी है, हम्म, उसकी भी अपनी एक एथिक्स है भाई, एक आपको एक रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट है, आपको रिस्पेक्ट उसको देनी पड़ेगी। बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो भी दो भाई उस बच्ची को जिसका माइंडसेट उस टाइम पे नहीं पूरा डेवलप हुआ है। एक्चुअली में सर, उस बच्ची के साथ ना अकेला ये नहीं हुआ, उसके जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने मल्टीपल भी चीजें होती हैं, काफ़ी चीज़, उन्होंने भी उन्होंने किया, चैट लीक कर दी उसकी। और बिल्कुल। वो काफ़ी, मतलब वो है कि बहती गंगा में हाथ धो लो, वो वाली चीज़ हो गई थी। तो ये चीज सो कोल्ड जितने हमारे बड़े प्रोफेसर्स जो बड़े दिग्गज हैं हमारे मेडिकल कम्युनिटी के, वो एक छोटा सा क्वेश्चन ही रेज कर पाए कि भाई बच्चे से गलती होती है तो आप क्या करते डांट दो, मतलब हो? गिव यही तो देम ए करते हो, वार्निंग। और वार्निंग ही तो देते हो। यहाँ पे लोग रेप करके जेल से बाहर आ जाते हैं, मर्डर करके जेल से बाहर आ जाते हैं, तब तो किसी की ये चीजें नहीं जागती कि भाई उसने ये कर दिया, इतना गंदा कर दिया, नहीं जागती, कोई इश्यू नहीं है। बट एक इंसान ने कुछ बोल दिया मजाक में, हम्म, और वो मजाक उस ऑन द स्पॉट नहीं हुआ था, वो मजाक कुछ साल पहले हुआ हाँ, था, आज एक की ग्रुप वीडियो ऑफ नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के बीच में हुआ था, एक वो उसने एनवायरमेंट इंसिडेंट्स वहां रेज कर दी। उस पे हम ये एक्शन ले सकते हैं कि भाई आगे से ऐसा ना हो, तो हम अपना फर्स्ट ईयर में एथिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई कैडेवर की भी एक रिस्पेक्ट होती है, हम ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट नहीं, हमें इसका नेशनल इशू बना के हमें पब्लिसिटी गेन करनी है, और हमें ये दिखाना कि नहीं हम तो बिल्कुल संत आदमी हैं। एक भी इंसान ने ये नहीं बोला कि नहीं हम फर्स्ट ईयर में ऐसे ही थे, सब ने बोला कि नहीं हमें सबने, हम सबको तो पढ़ाया गया। किसको पढ़ाया गया भाई? किसी को नहीं पढ़ाया गया, ये रियलिटी है। सेकंड चीज, फर्स्ट ईयर में सब ऐसे थे, कोई कुछ नहीं बोलता था एक कैडेवर को देख के, तो सब संत हुए। उन सब संतों में से इकलौती वही लड़की है जो बुरी निकली, क्योंकि बाकी सारे तो संत है ना, बाकी सब ने तो कोई कुछ मजाक बनाया ही नहीं होगा। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि हर किसी ने आगे ये बोला कि नहीं हमें तो सिखाया गया था, हमें तो ये बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है और ना हम कभी बोलेंगे, कैडेवर की रिस्पेक्ट है, हम तो वही करेंगे। भाई बहुत बढ़िया है, आप करो। एक्चुअली सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। द स्टेटमेंट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम रॉन्ग दैट है, गर्ल। बट स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो जैसा लोगों ने उसके साथ बिहेव किया, उसके बैचमेट्स ने, प्रोफेसर्स ने और पब्लिक ने, वो गलत था, वो अप्रोच बिल्कुल गलत गलत थी। है, बिल्कुल। उस पे मेरा क्वेश्चन है, आपने गुस्से में जो चीजें बोली, हम्म, पहले आप ये देखो ना, आप किस माइंडसेट के साथ में उसको जज कर रहे हो कि उसने गलत किया है। मेरी इंटर्नशिप की पोस्टिंग साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हुई, वहां पे ऐसे लाखों पेशेंट्स आते थे, बहुत सारे पेशेंट ऐसे मैंने देखे हैं जो सेम माइंडसेट के साथ में आते। तो क्या आप हर किसी को उठा के जज करना स्टार्ट करते हो या उन्हें ठीक करते हो? ऑब्वियसली ठीक करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आप सबसे पहले समझो ना कि भाई अगर मान लो मेरे फेलो पर्सन ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, तो सबसे पहले मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई किस माइंडसेट के साथ में तूने चीज बोली। फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा कि भाई नहीं आपने गलत बोला। अगर उसने मान लिया उसने गलत बोला, वेल बहुत बढ़िया बात है, वो इशू वहीं रिजोल्व हो गया। उसने नहीं माना कि वो गलत है, तो मैं और हार्ड ट्राई करूंगा। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू कन्विंस हिम और हर के भाई वो गलत है। सो बात यही है सर, ये कम्युनिटी अपने आप की दुश्मन है, बिल्कुल है भाई, दूसरा इसमें कुछ नहीं कर कुछ सकता। नहीं कर सकता। बाहर से आदमी आके आपको बचाएगा नहीं, हाँ, तो जब तक तुम अंदर ही अंदर नहीं कटोगे। आई नो अ फ्यू सर्जन्स, ऐसे जब ये बात आई कम्युनिटी की, तो मैं बता दूं सर, आई नो अ फ्यू सर्जन्स, अगर एक पेशेंट आया, उसका ऑपरेशन बाहर हुआ है और
कॉम्प्लिकेशन हुआ या कुछ भी हुआ, और वो अपना इशू लेके दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरे सर्जन के पास गया कि मैंने वहाँ ऐसी-ऐसी सर्जरी कराई थी और ये गलत हो गई। दूसरे डॉक्टर का जो एथिक्स होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए कि भई सर्जरी का तो वही मेथड है, एक ही मेथड है, सबको वही पढ़ाया गया कि भई ठीक है, ये गलत नहीं हुआ है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये भी ठीक हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन द मोमेंट दैट पेशेंट लैंड टू दैट अदर सर्जन, ही स्टार्टेड ब्लेमिंग आपने तो बहुत गलत अदर। किया, वहाँ चले गए। उसने अरे सही से कहाँ फँस गए? उसने तो देखा ही नहीं सही से, अरे कहाँ उसने फँस तो गए? ये गलत कर दिया। है ना? बिल्कुल। आपकी सर सबसे वर्स्ट शिफ्ट के बारे में बता पाओगे, ऐसे मतलब कि 12 घंटे की, 24 घंटे की, 48 की, मैं भाई ये शिफ्ट मेरी सबसे बुरी थी। जैसे वर्क कल्चर पे हम बात कर रहे हैं अभी, मैं कभी ऐसा हुआ इसको हो कि बताने से पहले मैं बताऊंगा कि मैंने ये फील्ड जब चूज करी थी ना, ये मैंने चूज करी पहली बात, ओके, ठीक है। ये फील्ड मैंने चूज करी वर्सेस, ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है पीजीज का, वो ये है कि आपने एग्जाम दिया नीट का, अब आपकी रैंक आएगी, ठीक है। आपके माइंड में भले ही आपने 5 स्पेशलिटी चूज कर रखी हूँ कि भाई मैं इनमें से आगे तो ले लूंगा, ठीक है। द मोमेंट योर रैंक इज गुड, यू विल गो फॉर अनदर ब्रांच। आपको लगेगा अरे मेरी तो रैंक अच्छी आ गई। एग्जैक्टली। द मोमेंट योर रैंक इज वेरी बैड, यार यही कर लेता हूँ, मुझसे और नहीं पढ़ा जाए, सो दैट ब्रांच इज वाज नॉट योर फर्स्ट चॉइस, दैट वाज नॉट योर सेकंड चॉइस, और कभी कभी तो आपकी 10th चॉइस भी नहीं होती, बस आपने वो इसलिए उठा ली क्योंकि सर्वाइव आपके करने के पास कोई सर्वाइव ऑप्शन करने नहीं था सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव मच टू स्टडी अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो करने के लिए भी आपको 1 साल फिर से बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आप काम नहीं करोगे, कुछ पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने लेकिन ये फील्ड चूज करी तो मुझे वर्कलोड से कभी कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो 12 घंटे की शिफ्ट है चाहे 24 घंटे की शिफ्ट है, इट इज ऑलवेज अबाउट द पेशेंट। तो जो मेरी वर्स्ट शिफ्ट थी नहीं सर, आप दैट वाज सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट थी, ओके। लेकिन उसमें भी मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। क्या ऐसा सीन हुआ, क्या हुआ? तो इट वॉज वेरी क्राउडेड ईआर, जिसमें जितने मान लो अगर वो 20 बेड की इमरजेंसी थी तो ऑलमोस्ट 20 प्लस 10 से 15 पेशेंट और वेटिंग में ही थे। ओके, ठीक है। 20 बेड की इमरजेंसी थी और 15 पेशेंट वेटिंग में। मतलब वेटिंग में ही थे, इतना वो फील्ड था कंप्लीटली, राइट, डबल वर्कलोड था, ठीक है। अब लाइक अदर हॉस्पिटल्स मैन पावर इंडिया में शॉर्टेज है, तो हमारे डिपार्टमेंट भी शॉर्टेज है, ठीक है। अब ना वो एक पेशेंट आता है बाहर पे, हम ट्राइजिंग करते हैं कि उसको अभी अर्जेंट हाँ, देखने की जरूरत है कि नहीं है, 1 मिनट या में देखना है, पेशेंट 5 वेट कर मिनट में सकता देखना है, है, 10 मिनट ठीक में है। देखना है, ठीक है। अब मैंने वो पेशेंट देख ली, मैंने अटेंडर काउंसिल किया कि पहली बात तो मेरे पास देखने का बिल्कुल समय नहीं है, अंदर पेशेंट को लेने का जगह नहीं है, सेकंड पेशेंट वेट कर सकता है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है 2, आइदर यू वेट फॉर सम टाइम या फिर आप दूसरे हॉस्पिटल जा सकते हो, आपकी चॉइस। दिस इज द ट्रांसपेरेंट, मैंने आपको अननेसेसरी का भगा के नहीं रखा कि भाई नहीं आपको रुकना है और मैं आपको देख लूंगा, नो, आप वेट कर सकते हो, टाइम लग सकता है, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स लग सकते हैं, दिस इज अ फैक्ट। ओके। अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप इतना 2 घंटे आपको वेट करना है, आप वेट करो, आप नहीं वेट कर सकते, यू हैव द ऑप्शन टू गो टू अनदर हॉस्पिटल आल्सो, ठीक है। मैं अंदर आया, बाहर से पेशेंट को देखे, पेशेंट वाज इन द एम्बुलेंस, वो अंदर आया, बोला नहीं आप अभी देखो पेशेंट को, आई सेड कि मेरे पास पेशेंट को अंदर लेने की जगह ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी बेड वैकेंट, पेशेंट आपका बेड रिडन है, एम्बुलेंस पे बेड है, तो या तो वहीं पे वेट करेगा या तो दूसरे या तो दूसरे हॉस्पिटल जाएगा, तीसरा ऑप्शन मेरे पास कोई जगह ही नहीं है, सही बात है। ठीक आप है। किसी को उठा के थोड़ी ना मैं उनको किसी को उठा के थोड़ी ना लेटा दूंगा, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, राइट। देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली की चीज़ है, आदत हो गई है, यहाँ से सुनो यहीं से बाहर निकाल दो, फर्क ही नहीं पड़ता। बट मेरी एक वीकनेस, आई कांट बेयर कि भाई कोई मेरी फैमिली पे जा रहा है। ओके। द वर्स्ट थिंग दैट आई कैन हेयर इसके जब आपकी फैमिली के साथ होगा ना तब आपको पता चलेगा। अब इस सिनेरियो के बीच में मेरी फैमिली कहाँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल मेरा नहीं है, वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और मैंने अपना काम ही किया और मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बता भी दिया कि दोनों ऑप्शन है, आप एक चूज कर लो, ठीक है। बट देन यू वेंट एंड क्रॉस योर लाइन, स्टार्ट कर्सिंग यू। ठीक है। आपने मुझे कर्स भी किया, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ा, आप कर लो, बट मेरा थ्रेशोल्ड पार हो जाता है द मोमेंट यू विल स्पीक अबाउट माई फैमिली, एंड ये मेरा थ्रेशोल्ड है। ओके। अब लाइन पार हो जाएगी द मोमेंट यू विल से मी कि अब जब तुम्हारी फैमिली के साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। देन वी हैड दिस फाइट, ठीक है। फिजिकल अब्यूज कुछ नहीं हुआ, जैसे ही आई स्टार्टेड शाउटिंग तो लोग आए और हमें अलग कर दिया, ठीक है। उसे किसी ने समझाया, 5 मिनट के बाद में ही केम टू मी अगेन, उनकी एज होगी अराउंड 45, 47, 50 के बीच में होगी, और वो मेरे पैरों में बैठे थे, मुझे बहुत गिल्टी लगा, दिस वॉज द वर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ। हीट ऑफ द मोमेंट में चाहे हमसे कुछ भी बोला गया हो, बट ही वॉज एन एल्डरली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ही वॉज एन अनदर ह्यूमन बीइंग, मेरे पैरों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने हाथ जोड़ लिया, प्लीज ये मत कर। एंड ये मेरी लाइफ की वर्स्ट फीलिंग थी आज तक, ओके। ये मैंने आज तक ना फील करा, ना मुझे फील करना है, क्योंकि
उससे एक ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि कोई मेरे पैरों में गिरा मींस आई एम द गॉड। मुझे नहीं फील करना, मुझे वो सबसे एम्बेरेसिंग चीज लगी, मुझे ऐसा लगा मैंने ही बहुत कुछ गलत कर दिया। दैट्स योर एजुकेशन। ये मेरी लाइफ की सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट थी आज तक की। वो तो आपकी इससे एजुकेशन है ना सर। देखो, इससे बुरा मुझे कभी फील अपब्रिंगिंग नहीं। और एजुकेशन यही चीज़ होती है। एक्चुअली में एजुकेशन इसी को बोलते हैं। ऐसे को नहीं बोलते कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। एजुकेशन उसको हो बोलते हैं जो आपके अंदर डेफिनेटली एथिक्स कितने हैं, डेफिनेटली एम्पैथी कितनी है, आप समझते कितना हो चीज़ों को, डेफिनेटली है ना? अच्छा सर, आप जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, दैट्स ग्राउंड ज़ीरो फॉर वायलेंस। वहीं से शुरू होता है बिल्कुल। वायलेंस, है ना? सो कितना ये डेली का हो गया है, मैं मानता हूँ वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ डेली का हो गया। अच्छा सर, मैं आपके आगे ना कुछ एक 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, मैं एक रीड करना चाहूँगा। अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 ईयर ओल्ड सेकंड ईयर ट्रेनी डॉक्टर वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड आफ्टर अ 36 आवर शिफ्ट। शी वाज स्लीपिंग इन अ सेमिनार रूम 1 in a Delhi tertiary care hospital. Reports show that tertiary care hospital, sir, 80% of resident doctors have experienced verbal abuse and 20% experience physical abuse. 2, 3. In November 2024, a senior oncologist in Tamil Nadu was stabbed 7 times by the son of a कैंसर पेशेंट जिसको वो डॉक्टर बचा नहीं। अब आप करो डॉक्टरी। कई बार तो तीनों चीजें रियल में हुई है। हाँ, और ये तो सिर्फ 3 चीज़ें बता रहा हूँ, हाँ। डेली क्या है ये। तो जो अब्यूज़ का आपने बात किया, तो तीनों के लिए पहले तो मेरी कंडोलेंसेस। हम्म। ठीक है। अब ये चीज़ ना इंडिया में बहुत कॉमन होती जा रही है। ठीक है, जो वॉयलेंस की हम बात कर रहे हैं, अब चाहे वो फिजिकल है चाहे वर्बल है, बट वॉयलेंस इज अ वॉयलेंस। और वॉयलेंस कॉमन है इंडिया में। आप गाड़ी स्लो भी कर दोगे, 1 सेकंड पीछे वाला बंदा वेट करेगा, वो हॉर्न मारना स्टार्ट कर देगा, आपने गाड़ी नहीं हटाई, वहीं वहीं पे वर्बल वॉयलेंस स्टार्ट हो डॉक्टर्स जाएगा। को नोबल प्रोफेशन बोलते हैं ना, इसलिए। आ रहा हूँ मैं। अब ये कम्युनिटी की कॉमन चीज़ हो गई। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो चीज़ कॉमन हो गई, हमें लगता है कि वही नॉर्मल है। ओके। ठीक है, हम इन चीज़ों पे कोई काम नहीं करते। लोग हमें बोलते हैं सिविक सेंस पे कोई काम नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चीज़ हमने नॉर्मलाइज कर दी है, जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ ये है कि वॉयलेंस। अब वॉयलेंस अगर फिजिकल है या वो वर्बल है, ओके। मैंने किया किसी और ने किया, डज नॉट मैटर। अगर मैंने किया है तो वो ओवरनाइट मेरे माइंड में नहीं आया। धीरे धीरे करके मेरा माइंडसेट ऐसे बना कि ये तो ईजी है और इस पर कुछ होता भी नहीं है, कर दो, क्या फ़र्क आज पड़ता तक कोई सिंगल कन्विक्शन नहीं हुई है है? नहीं सर। हुई ना। हाँ। ठीक है, और किसी की डोमिनेंस नहीं है इस पे। आपकी सबसे इजी टारगेट है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स सॉफ्ट टारगेट। मैं सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बोलूँगा, पूरी मेडिकल कम्युनिटी है, उसमें नर्सेज भी आती हैं, उसमें हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई भी बंदा है, सिक्योरिटी गार्ड तक उसमें आता है। आपको लगता है जस्ट बिकॉज यू विल प्ले द विक्टिम कार्ड देन यू कैन एस्केप फ्रॉम दैट। अब विक्टिम कार्ड क्या है? विक्टिम कार्ड ये है कि मेरा एक पेशेंट है जो कि बीमार है, और ऑन द फर्स्ट प्लेस वो खुद से हॉस्पिटल नहीं आना चाहता था स्टार्टिंग में, या फिर आप लोग नहीं लेके आए, जो केयर टेकर्स हैं बिजी थे, जो भी वर्क शेड्यूल था, आई हैव नो आइडिया, बट जब उसकी कंडीशन बिल्कुल डिटेरिएट हो गई, देन यू बोट देम टू द हॉस्पिटल। आप उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आइदर तो वो पेशेंट बच जाएगा लेकिन स्टिल उसका जो हॉस्पिटल स्टे होगा वो बढ़ेगा, या वो पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिकली इल है, या तीसरी चीज़ अभी वो इतना सिक ही नहीं है कि उसको अभी देखा जाए। 3 सिनेरियोज ही हैं, राइट? तीनों हो गए। दिस इज कॉल्ड ट्राइजिंग। ओके। कि मैंने जाके पेशेंट देखा और अब वो इतना स्टेबल है कि वो वेट कर सकता है, तो वो ओपीडी में दिखा सकता है या वेट कर सकता है, वो इमरजेंसी नहीं है। सेकंड है जिसको अभी इमीडिएट इंटरवेंशन करनी है, जान अभी की अभी बचानी है, इसको अभी इंटरवेंशन नहीं किया तो पेशेंट मर जाएगा। थर्ड थिंग कि भाई पेशेंट अभी कुछ घंटे के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए वेट कर सकता है। ठीक है, ये मैंने ट्राइजिंग कर दी। अब इनमें से किसी भी कैटेगरी में पेशेंट हो सकता है। अब अटेंडेंट्स का क्या माइंडसेट रहता है कि भाई हम पहले आए तो मुझे पहले देखो। ठीक है, उन्हें ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई कि हॉस्पिटल में पहली बात तो बिहेव कैसे करते हैं, दूसरा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। ठीक है, आप बेसिक रूल्स बताता हूँ, आप इमरजेंसी में जाके हॉर्न नहीं बजा सकते, ये बेसिक रूल है, लेकिन बचता है। लेकिन बचता है। इमरजेंसी के बाहर अगर कोई भी गाड़ी आती है, ठीक है, तो उसका वो हॉर्न बजेगा। बजेगा। ठीक है, अब इसका एक्सक्यूज जब आप सामने वाले को पूछोगे भाई आपने हॉर्न क्यों बजाया, अरे हमारा पेशेंट सिक है, यू गॉट पैनिक, क्योंकि आपको लगा आपका पेशेंट सिक है, तो इसलिए आपने पों बजा के सबको अंदर तंग कर दिया। अब जितने अंदर डॉक्टर्स या स्टाफ काम कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, उसको लगा कि बाहर कोई इमरजेंसी आई है, वो उस पेशेंट को छोड़ के बाहर एकदम से रश करने लगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि उसमें 5 मिनट गई, लेकिन ऐसा अगर दिन में 10 बार भी हो रहा है तो 1 घंटा उसमें वेस्ट हो गया एक्चुअली। ठीक है, हम हमेशा सिंगल इंसिडेंट्स को काउंट करते हैं, बट इज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट्स, ये मल्टीपल इंसिडेंट्स हर मेडिकल हॉस्पिटल में हर इंसान रेगुलर बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, मेंटली बेसिस पे फेस करता है। हर सेकंड और थर्ड इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा। अब ये बिहेवियर नॉर्मल हो गया, क्यों? क्योंकि उसके पास एक विक्टिम कार्ड है कि मेरा पेशेंट, मेरा अटेंडेंट सिक है। अगर उसका पेशेंट सिक है तो उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जो एक्सपर्ट है उसको देखने दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ, तो अभी पेशेंट और मेरे में से एक्सपर्ट कौन हुआ? मैं हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट आप मेरे पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो कि अब जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपके और आपके पेशेंट के बेनिफिट के लिए लूंगा, वो बेस्ट डिसीजन बेस्ट डिसीजन लूंगा मैं। ठीक है, मेरी नॉलेज में,
मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरी जो नॉलेज जितनी मुझे अभी तक मिली है, उसके बेसिस पे मैं अपना बेस्ट डिसीजन लूंगा, ठीक है। और वो डिसीजन क्या होगा कि पेशेंट को अभी इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए या नहीं, सिंपल यस और नो में आंसर है ये इसका, डिसाइड हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर उसको इमीडिएटली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पेशेंट को बाहर क्यों रखूंगा, सही बात है। मैं उसको वेट क्यों कराऊंगा, राइट। ओके। तो मैं उसको वेट कराऊंगा ही नहीं, मैं उसको इमीडिएटली पेशेंट को अंदर लिया जाएगा इमरजेंसी में और पेशेंट को इंटरवेंशन स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। अब अटेंडेंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैजिक कर दो जी। आप समझ रहे हो, ह्यूमन बॉडी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म पे चलती है, और मेरी अभी तक की लाइफ में मैंने वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म बहुत बार देखा है कि पेशेंट कितने भी लंबे डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा हो, बॉडी तब तक कंपनसेट करेगी जब तक आप हॉस्पिटल के गेट तक नहीं पहुंच गए। अगर वो क्रिटिकली इल है, वो 250 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर लेगी, लेकिन द मोमेंट वो पेशेंट हॉस्पिटल गेट पे पहुंचा, वो अरेस्ट में चला जाएगा। वो अरेस्ट, आई सीन दिस थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, नॉट अ सिंगल टाइम, ये भी चीज़ें विटनेस की हैं, ठीक है। अब पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा, हम तो जब लाए बिल्कुल ठीक था जी, क्योंकि अब अगर मान लो ऐसा हाँ, पेशेंट हॉस्पिटल के बोलते हुआ आ रहा है एंट्रेंस patient। पे अरेस्ट में गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है जब तक पेशेंट को अंदर ले रहे हैं स्टेजर से, सिक है ना, इमीडिएटली इंटरवीन करना है, तो जब तक पेशेंट को अंदर ले रहे हो अरेस्ट में भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल तो जा अब अटेंडेंट क्या बोलेगा, हम तो जब लाए ये बात कर रहा था जी, ये बात कर रहा था, बोल रहा था जी। बोल रहा था, ठीक है। और ऐसा क्यों था फिर, क्या होता क्या है ये, तो जो पेशेंट है एक्चुअली में वो साइकोलॉजिकल कुछ होता है, क्या होता लैक ऑफ एजुकेशन, इट्स कंप्लीटली लैक ऑफ एजुकेशन, सिंपली। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक नॉन मेडिको हूँ, है? ठीक है। मेरी लाइफ में एज ए नॉन मेडिको इस कंट्री में क्या करियर है, 9 to 5 की जॉब है, मंडे टू सैटरडे की जॉब है। मैं सुबह निकला, अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो कई लोग सुबह 6 बजे भी उठ के निकलते हैं, 7 बजे भी निकलते हैं, 8 बजे भी निकलते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। मैं 9 बजे ड्यूटी अपनी शिफ्ट पे पहुंचा, 5 बजे मैं वहाँ से निकला, शाम के 8 या 9 बजे मैं अपने घर पहुंच रहा हूँ। मेरा पूरा दिन 12 घंटे चले गए मेरी शिफ्ट में जाने में। अब क्या मेरे पास इन बिटवीन टाइम है टू गेट एन एक्स्ट्रा एजुकेशन, टू लर्न द CPR थिंग, टू लर्न द सिविक सेंस थिंग, टू सी के करंटली क्या चल रहा है इंडिया में? मेरे पास अपनी फैमिली के साथ बिताने का टाइम नहीं है। उसके बाद तो लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चली ऑटो पायलट मोड पे चलेगी ना, और ऊपर से इंडिया में रैंडमली फिर कोई भी इंसान आके कह देता है कि मैंडेटरी कर दो 36 घंटे की शिफ्ट, इंसान को हफ्ते में 7 के 7 दिन काम करना चाहिए। अरे भाई, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एन मशीन कि जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू अपडेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू लर्न। अब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको CPR की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वर्सेस नॉलेज दे रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैंने 100 लोगों को भी CPR की इन्फॉर्मेशन दी, आपको क्या लगता है कितने लोगों CPR एक्यूरेटली परफॉर्म करेंगे? एक लोग भी नहीं एक भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज देने के लिए मुझे उन पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और उन्हें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू गेट दैट नॉलेज। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम, कि भाई उनके पास है ही नहीं लाइफ में बिताने के लिए टाइम, कुछ नया सीखने के लिए, वो कहाँ से लेके आए? क्योंकि हमारे कंट्री में लेकिन जिनके ये पास जो वो- इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, क्या करोगे तुम नया सीख के, तुम इतना ही काम करो। नहीं, लेकिन ये सर वॉयलेंस देखो, आप 8 घंटे ना 8 साल 10 साल 12 से 14 साल में एक प्रॉपर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है, और उसको आप स्टैब कर रहे हो, 7 बार चाकू मार के उसको मार दे रहे हो, क्योंकि वो आपके बेटे को, आप अपने आपके पापा को नहीं बचा नहीं पाए। बचा पाए, सो इसमें तो सर कुछ भी काम नहीं करेगा। देखो ये बिल्कुल है, तो प्योर रेज बिल्कुल है। है ना। अगेन आई एम टेलिंग, लेकिन इसमें काम जो मुझे लगता है इसमें काम, आपको मैं पूछना चाहूंगा कि ये नहीं लगता कि इसमें काम ये चीज करेगी कि गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जैसे और चीजों पे कानून में कोई सिंगल कन्विक्शन तो करे जिससे डर लगे लोगों को। सबसे बेस्ट थिंग मैं बताता हूँ इंडिया के बारे में, और ये है कि इफ़ यू हैव पावर एंड द मनी और एनीथिंग बिटवीन द टू, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, ये तो है, पर ठीक है। अब ये फैक्ट है, अब क्योंकि ये कॉमन हो गया है इसलिए नॉर्मल भी हो गया है, हर किसी को पता है ये चीज़, राइट। अगर आपके पास थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस है, अगर आप एक एरिया में कुछ हो, बढ़िया से लीडर हो, और या फिर उसके नॉन हो, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। मैं अच्छी बड़ी पोस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। जितने अभी रिसेंट वाले पिछले 5 साल में कोई भी इंसिडेंट्स लोगे जिसमें जो बड़े रिच लोग थे, जिनके बच्चों ने गाड़ियों से लोग उड़ाए हैं, जिनको सिर्फ एक ऐसे लिख के छोड़ दिया है, ये लाइव एग्जाम्पल है भाई इन चीज़ों के। चलो सर, ये बात हो गई। आप एज ए डॉक्टर आप मेरे को ये बताइए कि मान के चलिए आप मेरे को क्या सजेशन दोगे, मैं इमरजेंसी रूम में डॉक्टर हूँ और वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गया है, फिजिकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ कुछ भी स्टार्ट हो गया, तो मुझे क्या 2 से 3 चीज़ें करनी चाहिए उस टाइम आपके हिसाब से, कि आप बताइए सजेस्ट। बीइंग अ डॉक्टर इन दी इमरजेंसी, इमरजेंसी राइट, या फिर बीइंग एनी स्टाफ, कोई भी आप ठीक है, इन दी ठीक है, इमरजेंसी, ओके। राइट, वही करना चाहिए जो कल ट्रेन में उन लोगों ने किया जब उस लड़के को दूसरा इंसान चक्कू मार रहा था। सिर्फ वही करना है, चुप खड़े रहो, शांति से खड़े रहो, तुम्हारी लड़ाई नहीं है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगेन, आपकी ड्यूटी क्या है बीइंग अ डॉक्टर? टू ट्रीट टू पेशेंट, ट्रीट पेशेंट। सिक्योरिटी का काम क्या है? टू डिफेंड मी। राइट। अगर आप पेशेंट भी ट्रीट करोगे और खुद को भी डिफेंड करोगे, आप 2 पोस्ट का काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं देखो, मैं एज ए इंडिविजुअल भी तो वहाँ हूँ ना सर, एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग भी भाई तो वहाँ हूँ ना। रियलिटी यही है,
कि मुझे मैं करूं क्या उस टाइम कुछ पे। भी नहीं, कुछ नहीं तो मैं करना। बैठा अगर वो बैठा लड़ाई, पिट थोड़ी सकता अगर हूँ। नहीं, दो चीज़ें, क्या लड़ाई आपकी है उस पे मैटर करता है, या किसी और की। किसी और की है, चुपचाप खड़े रहो या वहाँ से चले जाओ। और अगर और मेरी है तो आपकी है, सॉरी बोलो, चुपचाप जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल लो। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, विक्टिम कार्ड ही प्ले करेंगे इन द एंड वो सारे लोग कि हमारा इंसान मर गया और हमने फ्रस्ट्रेशन में मार दिया। मान लो गलती से किसी बंदे ने तुम्हारा सर भी फोड़ दिया, तो वो भी मॉब में आ जाएगा ना वो तो। वो चाहे किसी भी चीज़ में आए, इट इज़ अबाउट योर लाइफ, इट इज़ अबाउट योर करियर। मैं कह रहा हूँ लाइफ भी बचेगी, एग्जाम्पल लो। या फिर कोई आपको ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से 45 डेज, 2 मंथ्स, 1 महीना, 15 दिन भी आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया अदर देन द फिजिकल ट्रॉमा हाउ मच मेंटल ट्रॉमा यू विल हैव? यस, एक्चुअली यस। ठीक है, दोबारा से आप अपने उस प्रोफेशन में घुसने की हिम्मत भी नहीं करोगे। ये तो वो वाली बात होगी कि हाथ बांध के बैठ जाओ। बिल्कुल, जिस पॉडकास्ट की हमने बात करें, डॉक्टर श्वेता, राइट? सुचित्रा। डॉक्टर सुचित्रा, सॉरी, डॉक्टर सुचित्रा ने क्यों अपने पॉडकास्ट में बोला कि वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों को कभी भी एक करियर परस्यू नहीं करने देंगे। या आप किसी से भी पूछो, अनटिल लेस आप एक टॉप फैकल्टी हो, आप एक टॉप क्लास डॉक्टर हो किसी एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में, वो आपके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस दोनों है, तो आप अपने बच्चों को फॉर द सेक्रेड थिंग, या फिर फॉर द थिंग यू कैन से कि भाई मुझे अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, वो वाला अगर आपको ईगो रखना है तो आप वो अचीव कर सकते हो। उनका बट हाँ। वो डॉक्टर सिर्फ ऑन डिग्री होंगे, वो कभी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, मान लो मैं किसी एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ हम्म, एक बड़ी इंस्टीट्यूट में, और मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, राइट? तो अगर तो उसका मन है तो उसे मैं एक करियर पाथ दे दूंगा और वो प्रैक्टिस भी करेगा। अगर उसका मन नहीं है, उसको बस वो डिग्री लानी है ताकि वो अपने वॉल पे लगा दे, और सिंपली आप प्लेटफॉर्म दोगे उसको। मैं प्लेटफॉर्म दूंगा, अब उसे अपनी करियर लाइफ में जो करना वो करे, सिक्योर है। बट वहीं पे इंडिया में इमेज देखो ना, इंडिया में ना डॉक्टर्स की इमेज को ना बहुत ग्लोरीफाइड किया गया है कि नोबल प्रोफेशन मैंने जैसा नोबल बताया। प्रोफेशन एंड हाँ, एवरीथिंग, राइट? बट कितना स्कैरी प्रोफेशन है वो कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। क्या एग्जैक्टली मैं क्या जो पूछ रहा था अभी आपसे। तक टीवी पे ये चीज बोली गई है कि भाई इट इज अ वेरी स्कैरी प्रोफेशन, हम्म। व्हाटएवर इज हैपनिंग विद द आप डॉक्टर्स इज अ कोई रियल भी थिंग। मीडिया चैनल उठा लो, जैसे डॉक्टर सुचित्रा मैम की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने भी यही बोला कि मीडिया आ जाएगा आपके आगे आपको बदनाम करने में, जिससे आपकी प्रैक्टिस पे एक्चुअली में फर्क पड़ता है बाद में। बिल्कुल पड़ता है। है ना। अच्छा, दूसरी बात सर, देखो एक और बात मैं पूछूंगा। मान के चलिए आपने 10 साल लगा के आपने एमबीबीएस कर ली, एमडी कर ली, उसके बाद जो भी स्पेशलिटीज कर ली, 10 साल वो कर लिया, देयर इज नो वन टू डिफेंड देयर। 10 साल के बाद आपने 10 साल प्रैक्टिस कर ली, कोई गवर्नमेंट या कोई आपको डिफेंड नहीं कर रहा उसमें। उसके बाद जब आप अपना क्लिनिक खोलते हो, अपना हॉस्पिटल खोलते हो, यू आर ऑन योर ओन, आपको कोई सब्सिडी या वो नहीं मिलता। अब आपको पता कितने करोड़ों रुपए लगते हैं उसमें। सिर्फ पैसे का गेम हो, हम्म। लीगल वे के तरीके से कि भाई मुझे ये नहीं, डॉक्यूमेंट आपकी चाहिए, फाइल ही पास नहीं करेंगे सर। वही नहीं करेंगे। आप वही बोल रहा हूँ, सो कॉल्ड एनएबीएच या कोई भी लगा लो भाई। कोई भी जब ये एक्रेडिटेशन आते हैं तो हॉस्पिटल्स में कितना पैसा चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको भी बिल्कुल पता चलता। है ना। उसको कोई नहीं देख रहा है, हम्म, और वो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी पता है नहीं। भाई फाइल पास नहीं होगी। कल को मान के चलिए मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती, मैं अपना हॉस्पिटल खोल लूँ, तो शायद मैं भी दूंगा, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए देना पड़ेगा मुझे। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में कि भाई जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसने एक चीज़ अच्छी करी कि डॉक्टर्स को एक साथ कर दिया, राइट? हम्म। उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊं, हम्म। वो ये है, नॉट द एस्पेक्ट बट द साइड, वो हम्म। ये है कि बिकॉज कि करप्शन इस लेवल पे फैल गया कि आपकी फाइल ही पास नहीं होगी, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर वन डॉक्टर टू ओपन अ क्लिनिक और द हॉस्पिटल। तो मल्टी स्पेशलिटी बनाना अब उसकी चॉइस नहीं रही, उसकी मजबूरी बन गई, पहली चीज़। सेकंड थिंग, सबको पता है कि एक बंदा अगर एक जगह क्लिनिक खोल के बैठा वो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं चलेगा। नहीं तो आप चलेगा, यू सोचो, नीड ए मार्केट फॉर दैट। यू नीड अ मार्केट फॉर दैट। तो जब 4 से 5 डॉक्टर्स एक साथ एक क्लिनिक खोल के बैठ गए, सो यू बेटर चांसेस हम्म। कि भाई वो हॉस्पिटल चल जाएगा। हम्म। अब यू पुट योर इन्वेस्टमेंट इनटू हम्म। दैट हॉस्पिटल, राइट? हम्म। एक अच्छा खासा बजट आपने डाला है। हम्म। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल एक्सपेक्ट कि भाई ये मेरा जितना बजट मेरा लगाना, सबसे पहले तो ये वापस आना, क्योंकि इतनी आपकी सेविंग नहीं है, आपने पूरा लोन लेके ही उठाया है, सही बात है। राइट? पहली चीज़ तो वही होगी। सेकंड होगी कि मान लो मैंने हॉस्पिटल ओपन किया और मैंने एक साइड में कम्युनिटी सर्विस भी स्टार्ट कर दी, मैंने प्राइसेस भी लो रखे, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा हाई रखे, उन्होंने एवरेज मैंने ठीक रखे, लो रखे। कल को अगेन सेम इंसिडेंट होगा कि एक केस खराब हो जाएगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, लोग खुद से डिसीजन लेंगे, मॉब मेंटेलिटी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे, या किसी डॉक्टर का फिजिकल अब्यूज कर देंगे। अब फिजिकल अब्यूज में भाई सर फोड़ सकते हैं, कोई चक्कू मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, हड्डी तोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो फिर मैं सोचूंगा कि जितनी सेविंग मेरी लगी थी वो तो गई, हम्म। ठीक है, इमेज गई। और अब क्योंकि मैंने कम्युनिटी सर्विस स्टार्ट कर रखी थी, फिर मैंने इतना सस्ता रखा हुआ था, मेरे पास खुद कोई सेविंग नहीं है, कहाँ से उठाओगे आप एक्स? पहले खुद को बचाओ। पहले खुद को बचा लो। सही बात। सो दिस इज द ओनली रीजन, मुझे ऐसा लगता है कि जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव नहीं होते, हम्म। क्योंकि देखो अगर आप एक ब्रांड बन गए हो तो आप अपने स्टैंडर्ड रेट सेट करोगे, बट जब तक आप एक ब्रांड नहीं बने हो तब तक आपके जितने खर्चे होंगे, जितना बजट आपका लगेगा आप उतना लगाओगे, प्लस आप लोगों से ज़्यादा पैसा नहीं लोगे। रिकॉग्निशन के लिए।
प्रिकॉग्निशन के लिए कि भाई हाँ यहाँ पे हाँ, ठीक बजट में इलाज हो जाता है, हो आप जाता स्टार्टिंग में ये चीज़ करोगे क्योंकि वही चीज़ करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन मार्केट में, क्योंकि जब और लोग ये कर रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि भाई मैं भी कर लूँ, क्योंकि आपने भी तो अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दी ना उसमें। सर देयर समथिंग एल्स अदर देन वायलेंस ऑन डॉक्टर्स। एक इंटरनल वायलेंस या हरासमेंट की भी मैं बात करूं तो बहुत सारे केसेस आए हैं पिछले 1 से 1.5 साल में। एक तो आपने देखा होगा ये पंसकुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल केयर है एक वेस्ट बंगाल में। सो वहाँ पे सीनियर जो अथॉरिटीज़ थी, मैनेजर्स थे या सीनियर डॉक्टर्स के खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेन आई थी कि वो जूनियर डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स और स्टाफ को मोलेस्ट करते हैं, हरास करते हैं। तो फीमेल हरासमेंट बाय सीनियर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर मल्टीपल केसेस। सो ये भी इतना क्यों बढ़ रहा है अभी इस प्रोफेशन में खासकर? ये अभी से नहीं है भाई, ये पहले से। आप एक चीज़, अगर जिस टाइम पे आपने यूजी की राइट, आपकी पोस्टिंग्स लगती थी हॉस्पिटल में, आई हैव नो आइडिया, बट आपने ऐसा सुना होगा हाँ, कि फीमेल इंटर्न्स को ओटी के अंदर नहीं भेजते थे। नहीं भेजते थे एक्चुअली में। क्यों नहीं भेजते थे? तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो आप नहीं भेज रहे, हम्म, ठीक है, तो मतलब आपको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, हम्म। और आपको पता है अंदर क्या चल रहा है, देन स्टिल देयर इज नो एक्शन। ये तो सर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, चलो वो तो मेडिकल कॉलेज हो गए, मतलब गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन ये हॉस्पिटल्स में एक वर्किंग एनवायरनमेंट में एक लड़की जहाँ काम कर रही है, चाहे वो एक अटेंडेंट है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे वो फीमेल डॉक्टर है, कोई भी है। तो मैनेजर्स के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा, सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा उनको एक हायरार्की की वजह से लगा लो, या वो भी प्रेशर में आके वो नहीं, शायद नहीं बोलती होंगी। लेकिन वो इतना इस टाइम पे इतने पढ़े लिखे लोग अगर इतनी गलती कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो, आप कैसे जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को कि ये एक नोबल प्रोफेशन है? मैं तो बोलता ही नहीं भाई अब ये नोबल प्रोफेशन है। मैं तो खुद ये चीज़ बोलता हूँ कि हमने अननेसेसरी का ग्लोरीफाइड कर रखा कि ये डॉक्टर्स बहुत अच्छी एक कॉम है और बहुत अच्छा ही प्रोफेशन है। नो डाउट है, नो डाउट है, था, मैं ही बोलूँगा इंडिया में, और स्टिल कुछ रेशियो है अभी भी। कंप्लीटली 100% कोई गलत नहीं होता, देर इज ऑलवेज अ रेशियो। कुछ परसेंट रेशियो है, वो बहुत कम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका नाम भी बदनाम होता है, दिस इज डेफिनेटली। और सर जब ये लोग ना कंप्लेन करते हैं, जब ये फीमेल स्टाफ कंप्लेन करते हैं, जब कि भाई हमारे खिलाफ हरासमेंट हो रहा, क्यों ये कंप्लेन कहाँ करेंगे? मैनेजमेंट में ही करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही करेंगे पहली कंप्लेन। सो दे आर ऑफन बीइंग इग्नोर्ड, उनको या तो इग्नोर किया जाता है या फिर हॉस्पिटल से निकाल दिया। देखो हॉस्पिटल हमेशा ना अपनी इमेज बचाने पे जाएगा, ये हमेशा याद रख। दो स्टेटमेंट हमेशा मैं बोलता हूँ। पहला, एक इंसान की जान से अगर वो गरीब है किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये हार्श रियलिटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो डॉक्टर उस टाइम पे प्रेजेंट है ना, जो उस टाइम पे देख रहा है, उसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गरीब इंसान मर रहा है या जी रहा है। मान लो मैं एक कम्युनिटी में एक छोटा सा लीडर हूँ, या फिर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर से मेरी जान पहचान है, ठीक है, स्टिल आई एम गरीब, हम्म, ठीक है, मैं अपने किसी नॉन को लेके हॉस्पिटल पहुंचा और वो बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल इलनेस नहीं बच पाया, मर गया। अब मैं क्या दोष जताऊंगा कि मैं तो उसको जानता हूँ, अब मैं लोगों को बुला लूंगा, ठीक है। राइट, या फिर मैं बोलूंगा कि मेरे इस पेशेंट की केयर करो, मैं उसका फ़ोन करवा देता हूँ, ठीक है। रात के टाइम पे ना कोई ब्यूरोक्रेट आएगा, ना कोई पॉलिटिशियन आएगा, ना कोई भी सीनियर इंसान आएगा, ना कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान आएगा, आपके हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं। एक गरीब इंसान की जान बचाने के लिए जो उस टाइम पे वो डॉक्टर जो खड़ा है ना वहाँ, वो जो अपना 100% दे रहा है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा। ये फैक्ट बात है। वो अपनी नॉलेज, अपने उसकी बाउंड्रीज में जो जो पॉसिबल है वो हर एफर्ट डालेगा कि उस पेशेंट की जान बच जाए, उतना ही कर सकता है वो, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई कुछ बोल ले कि इस इंसान को बचाना ही है, ये बचना चाहिए, नहीं हो सकता। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो कैसे बचेगा यार? अच्छा सर ये बताइए, जैसे कलीग्स की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अगर फीमेल स्टाफ वहाँ काम कर रही है उनको ईज फील कराना, कंफर्टेबल कराना। और वहीं पे उनको देखो, कलीग्स को तो पता होता है क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, बिल्कुल। वो उनसे इग्नोर नहीं हो सकती चीज़, उनसे नहीं छुप सकती। अगर हरासमेंट हो रहा है फीमेल्स का, सो मैं नहीं कह रहा सारी फीमेल्स का हो रहा है, लेकिन अगर एक का भी हो रहा है एक इंस्टीट्यूशन में, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फिर भी उसको इग्नोर, इतना क्यों इग्नोर किया जाता है कि यार कोई देखो सुनो, बोल ही नहीं रहा? इन चीज़ों पे ना इंडिया में स्पेसिफिकली आपके आगे कभी कुछ हुआ सर ऐसा केस? बताता हूँ। हाँ। इन चीज़ों पे ऊपर इंडिया में कोई मैंडेटरी लॉ तो नहीं है, सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, समझ लो, सोसाइटी के नॉर्म्स समझ हैं। गया, समझ गया। जैसे कोलिग्स का बता रहे हो ना कि भाई अगर आपके इंस्टीट्यूट में या आपके वर्क प्लेस पे कोई कुछ गलत कर रहा है, आपका कोलिग कुछ गलत कर रहा है, तो यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये सोसाइटी का नॉर्म है, दिस इज नथिंग मैंडेटरी, राइट, ऐसा ही है। बट आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओगे ना, देयर इज ऑलवेज अ लॉ। फॉर एग्जांपल, मेरा कोलिग अपनी शिफ्ट पे दारू पी के आया, सिंपल सा एग्जांपल है, ओके। ठीक है। सो बीइंग अ डॉक्टर एंड हिज कलीग, मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरी एक ड्यूटी है, फर्स्ट थिंग मैं खुद उसको अप्रोच करूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या आपने दारू पी है? आप आए हो दारू पी के? फिर मैं उसको कन्फ्रंट करूंगा कि दिस इज रॉन्ग, यू शुड इमीडिएटली लीव, ओके। ठीक है। अगर तो वो मान जाता है, वेल एंड गुड,
इफ नॉट देन मैं हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर एक चैनल है, देयर इज अ प्रॉपर रूट ओके एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में ये चीजें है ही नहीं। अब दूसरी चीज, जो चीज है ही नहीं तो सिखाई नहीं जाएगी, जो सिखाई नहीं जाएगी वो चीज पता नहीं है, तो जब मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है तो मैं करूंगा कब? अब बात समझ रहे हो, किसी को कोई चीज पता ही नहीं है, सिंपल सी चीज। एग्जाम्पल, मान लो सेप्सिस का पेशेंट आया और उसको एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, और वो रूल मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ये गाइडलाइन ही नहीं पता मुझे, क्या मैं दोगे? कहाँ से दूंगा एंटीबायोटिक? मेरे पास रखी भी होगी मैं तब भी नहीं दूंगा, मुझे गाइडलाइन ही नहीं पता। सही बात है। तो सेम वही चीज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जब मुझे वो पता ही नहीं है तो मैं निभाऊंगा कैसे? अब क्योंकि इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में लाइफ ऐसी हो गई है कि नया सीखने का कुछ है ही नहीं। सिखाएगा कौन? सिखाने वाले को भी तो आना चाहिए ना, सिखाने वाले का भी तो काम करने का मन करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हर चीज का डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके देखते हैं, नाइट ड्यूटीज में ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन ज्यादातर लोग दारू पी के ट्रीट करते हैं पेशेंट। बहुत कुछ चलता है भाई, बहुत बड़ा स्कैम है। एमओज होते हैं और ये सब होते हैं, ये खूब ड्रिंक करके बैठे रहते हैं रात। अगेन वही चीज, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक चीज कॉमन हो गई तो हमने नॉर्मलाइज कर दी। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ, मेरी एक शिफ्ट थी, मेरे कॉलीग्स सेम वही चीज जिसमें उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड किया, इंजेस्ट किया अल्कोहल, एंड दे वर आस्किंग के भाई तू भी पी ले। आई सेड नो, आई एम ऑन ड्यूटी, आई वोंट ड्रिंक। तो वो मेरे से नाराज हो गए, उन्होंने मेरा सा बना दिया कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब आप चीज समझो, हाँ समझ गया। एक चीज गलत थी, हाँ। वो इतनी नॉर्मलाइज हो आपने गई गलत बोल कि दिया बस। कोई ना करे तो वो गलत है, समझ गए? तो अगर आप सही करने जाओगे ना इस देश में तो आप गलत हो, क्योंकि गलत करने वाला और ना करने वाले नॉर्मलाइज हो गया है वो चीज, और आप उसी सोसाइटी में रह रहे हो। अब तब क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं कर लेंगे। सर एक और बात बताइए मेरे को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को क्या मानते हो आप, एक रैकेट मानते हो या जस्टिफाइबल फीस है? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ सर। राइट नाउ सीट इन एमबीबीएस कॉस्ट मोर देन अ हाउस इन इंडिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्या करते हैं, फीस 15 से 20 लाख रुपए हर साल का होता है, लेकिन उसके ऊपर 50 लाख रुपए डोनेशन होती है। और वो डोनेशन के नाम से नहीं होगी, डोनेशन के नाम से नहीं होती, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर मतलब कुछ भी उसको नाम दे पैकेज देंगे। बना देंगे हाँ उसका। उसका पैकेज बना देंगे, वो तो एक इलीगल तरीका है। इवेंचुअली आना उतना ही पैसा है, हाँ, ये चीज। तो ये टोटल आपको ये जो डोनेशन मैं बता रहा हूँ या जो अलग पैसा है आपको इंडियन मेडिकल कॉलेजेस का अगर मैं बताऊँ ना सर, आप मान के चलो टोटल एक साल का नंबर कितना है स्टूडेंट्स का हाँ, हजारों में भाई। इंडियन मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस से अलग जो पैसा लिया जाता है उसका नंबर आप एक गेस नंबर दे दो मेरे को कि पूरे इंडिया का इतना नंबर, इतने करोड़ होगा। हजारों करोड़ से ऊपर है भाई, 10,000 करोड़, आराम से है, बिल्कुल है। 10,000 करोड़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अदर देन फीस, ट्यूशन फीस ले रहे हैं, बिल्कुल। और वो जस्टिफाई है। जब तक नीट यूजी नहीं आया था ना, उससे पहले एपीएमटी चलता था, हम्म उससे पहले तो डोनेशन ओपनली मांगा जाता, ठीक है। फिर लो आया कि भाई आप डोनेशन नहीं ले सकते, ये लो बना कि आप डोनेशन ले नहीं सकते, तो उन्होंने बोला आप डोनेशन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल जब मैं डोनेशन मांग रहा था और तब जो मेरी फीस थी टोटल मिला के मान लो 75 लाख एक साल का बन रहा था, अब मान लिया 15 लाख है, तब जो 50 लाख 25 पैसे लाख जितना बचा ना, वो मैंने अब इतनी कैटेगरीज डिवाइड कर दी कि इवेंचुअली आना मेरे पास 75 लाख ही है। ये कान ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है, तो अब मैं उसको ये नहीं कह रहा कि मैं डोनेशन ले रहा हूँ, हाँ। हाँ जी मैं डोनेशन ले ही नहीं रहा, वो चीज लीगल है। अगर सर एक एमबीबीएस की फीस 1 से 1.5 करोड़ के बीच में पड़ती है और फिर आप उस एमबीबीएस करने के बाद उसकी पोस्टिंग, एक स्टूडेंट की पोस्टिंग लगा देते हो पीएचसी में जहाँ पे उसकी सैलरी है 50,000 रुपए, 40,000 50,000 रुपए, तो यार ये तो कहीं से भी मतलब अंधा पैसा कूट रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस, वो वाली चीज है, ये तो बोलना ही अगेन कंपैरिजन ही नहीं है सर। देयर इज नो सिस्टम इन इंडिया, मतलब सिस्टम है बट इट इज नॉट गुड एनफ कि जो इस पॉपुलेशन को मिलना चाहिए आइडियली वो उसको मिल रहा। अब मी बीइंग एज ए गवर्नमेंट मैं क्या दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाल दी, अच्छी बात है, मैंने वैकेंसीज बढ़ा भी दी, निकाल भी दी, क्या मैंने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? आपने पीएचसी बनाई है और सीएचसी बनाई है, आपकी एक बेसिक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो बनी होगी कि भाई पीएचसी पे ये तो होना चाहिए, बीपी चेक करने का अपरेटस, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, आरबीएस चेक करने के लिए। रूरल पोस्टिंग में आपने काम किया है सर? हाँ किया। क्या देखा आपने वहाँ? कहाँ है Actual ये में? सारी चीज? दोनों का बताना सर आप मेरे को चीज, एक एज ए डॉक्टर भी और एज ए पेशेंट भी, क्या फील किया? दिस इज ह्यूज डिफरेंस। क्या? माइंडसेट का डिफरेंस है। कैसे? मैंने नाइट शिफ्ट की वहाँ, ओके। ठीक है, पेशेंट आ रहा है मेरे पास, पेशेंट पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, तो वो सेंटर उसके बीच में पड़ रहा है, तो उसे लग रहा है मैं दिखा ही लेता हूँ, दोनों काम हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। मतलब उनके लिए हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? इंडिया में हेल्थ प्रायोरिटी किसी के लिए नहीं है भाई, जिसको नॉलेज है ना, जिसको इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ उसके लिए। आज के टाइम पे कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है? बहुत कम लोगों के पास है ही नहीं ना। हम अपनी लाइफ में बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करेंगे, बच्चों की शादी के लिए सेव करेंगे, क्या हम हेल्थ के लिए सेव कर रहे हैं? नहीं कर रहे, वो जागरूकता है ही नहीं।
चाहे मैं कितना भी बोल लूँ, आप कितना भी बोल लो, गवर्नमेंट कितना भी बोल ले, हालांकि बोल नहीं रही, बट कितना भी बोल ले, बट इंसान नहीं कराएगा। और एज ए डॉक्टर आपने क्या फील किया वहाँ? एज ए डॉक्टर भाई मैंने बहुत सारा डिफरेंस देखा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो बीइंग ए सेंटर। जो आप पीएचसी लगा लो, कम्युनिटी सेंटर लगा लो, सब सेंटर लगा लो जो पीएचसी के भी नीचे आता है, आप सीएचसी लगा लो, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई भी लगा लो, हर प्लेटफॉर्म आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आप हर प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीएचसी पे बैठा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। और एक एक्स अमाउंट ऑफ पीपल बीइंग अ पेशेंट दे आर कमिंग टू मी, मैं बीइंग अ डॉक्टर वहां पे प्रिवेंटेबल डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता। आई कैन ट्राई माई बेस्ट। अब वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही वो मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन जस्ट डू माई वर्क, ठीक है। तो जो प्रिवेंटेबल चीजेज हैं, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, डायबिटीज है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक्स आए, कुछ भी हुआ, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, मैं उनके बारे में लोगों को गाइड कर सकता हूँ। भाई बारिश हुई, आपको पानी कहीं पे खड़ा नहीं रखना, यू कैन उसकी वजह से वर्क ऑन mosquitoes होंगे। प्रिवेंशन, यस, है ना? ठीक है, जो प्रिवेंटिव जितनी डिजीज है मैं उनके ऊपर काम कर सकता हूँ। लेकिन वो काम सिर्फ तब कर सकता हूँ जब एक एक्स अमाउंट, इतने लोग तो आए। भाई मान लो मैं सुबह 9 से लेके 5 बजे तक बैठ रहा हूँ, ठीक है, 8 घंटे की शिफ्ट है और 8 लोग नहीं आ रहे, सही बात है। आपकी मोटिवेशन क्या तो रहेगी? मैं किसको मोटिवेट करूं? अगर मान लो 1 घंटे में एक इंसान आ रहा है और वो उस माइंडसेट से आ ही नहीं रहा कि उसे चेंज भी होना है, उसे चेंज होना ही नहीं है, आप उसे दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन दे दो। वो तो एक गोली लेने आ रहा है। वो एक गोली लेने आ रहा है और वो मैजिक का वेट कर रहा है कि भाई साहब मैजिक कर दो। इन इंडिया ना सर 70% ऑफ डॉक्टर्स लिव इन सिटीज, 65% ऑफ इंडिया डजंट। हाँ, समझो, तो 35% पॉपुलेशन पे इंडिया में 70% डॉक्टर है और बाकी 65% पे कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है सर, देखो एक तरह अब अगेन वही चीज के गवर्नमेंट, वो हम्म। गवर्नमेंट का काम है भाई। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कितनी भी बात कर लूँ, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेरे हाथ में जितनी है मैं उतना काम कर सकता हूँ। बट इश्यू क्या है ना कि जब तक आप एक यंग डॉक्टर हो तब तक आपके अंदर एक एंथुजियाज्म है। से। ओके। आपने एमबीबीएस की, हम्म। आप इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, आप अपनी जूनियर रेजिडेंसी स्टार्ट करते हो, ठीक है। जूनियर रेजिडेंसी बनी थी टू एक्सप्लोर दी ऑप्शंस कि मान लो आपका मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ कुछ टाइम काम करोगे एंड यू विल एक्सप्लोर कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है वहाँ। आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है तो आप सर्जरी में जूनियर रेजिडेंसी करोगे। अब उसमें स्कैम बन चुके हैं, ठीक है। आपको रैंडमली असाइन होगी, आपको कोई डिपार्टमेंट मिला, आपसे नहीं पूछा जा रहा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आपको बताया जा रहा है ये है, चाहिए तो बता, ठीक है। अब आप उस डिपार्टमेंट में काम करोगे, फिर आप वहाँ पे जो आपने अभी तक आपने नहीं देखी चीज़ें, क्योंकि अब रियल वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है ना, अब सिस्टम कैसे काम करता है अब आप उसमें आओगे। अब आप शैडो में नहीं हो। शैडो क्या है? पहले इंस्टीट्यूट की शैडो थी, एचओडीज थे और सब थे, ठीक है, वहाँ पे आपके प्रोफेसर्स थे, आपकी दुनिया वही थी कि भाई मुझे इतना पढ़ना है, इतने एग्जाम देने हैं, पास होना है, आपका गोल सिर्फ वो पास होने पे था। अभी तक रियल वर्ल्ड नहीं था। रियल वर्ल्ड अब है जब आपने पेशेंट देखना स्टार्ट किया। नाउ यू विल सी स्कोल्डिंग क्या होता, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट तो बहुत छोटा सा वर्ड है। अभी जो रिसेंटली आया, जो ओटी में मुर्गे बना रखे थे 2 रेजिडेंट्स, तो क्या क्या है वो? ब्रूटैलिटी है भाई। वो आप सामने वाले का माइंड इतना खराब कर दोगे कि वो आगे सोचने समझने की शक्ति खो दे रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। बस जैसा हो रहा है वैसा ही करना है, ठीक है। अब वो उसी एनवायरनमेंट में रहेगा। अगर उसने आवाज उठाई तो उसका करियर खत्म, ठीक है। नहीं उठाई तो उसको लगेगा यही सही है, तो वो भी जब एक हायर अथॉरिटी पे पहुंच जाएगा, हो सकता है वो भी अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं जिनके साथ, जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ और उस टाइम पे ना तो वो बोल पाया, ना उसका उसके साथ बोलने के लिए कोई खड़ा हुआ। सही बात है। समझ रहे हो? तो वो अपने एंगर को दबा लेगा, क्योंकि अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ करे और वो बच जाए। लेकिन द मोमेंट कुछ साल के बाद में वो हायर अथॉरिटी पे जाएगा, देन ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग, तो वो एक्सप्लॉइट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब उसका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ है, उसके माइंड में एक वो ट्रॉमा है, अब वो चल रहा है। अब जैसे उस बंदे के पास में पावर आ गई एक्सप्लॉइट करने की, वो करेगा एक्सप्लॉइट, क्यों नहीं करेगा? अब वो एक्सप्लॉइटेशन की लिमिट नहीं होती, वो सेटिस्फैक्टरी ग्रेटिट्यूड है। अब वो किसी भी चीज़ में मजा आ सकता है। आपको सिर्फ इस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल सकती है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स गए आपको विश कर रहे हैं, आपको उससे मजा आ सकता है। 2024 और 2025 की एक स्टडी थी सर, तो उसने डाटा रिलीज़ किया था कि मेडिकल स्टूडेंट्स 24 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया रैगिंग की वजह से। और अभी ये उसके कोविड के बाद की बात है, जब लोगों ने बोला कि रैगिंग मेडिकल कॉलेज से जा चुकी, और रैगिंग मेडिकल कॉलेज में जितनी होती कहीं नहीं होती, बिल्कुल ना फैक्ट बात है इंजीनियरिंग भाई। कॉलेज में ना कहीं भी नहीं होती। होती होगी इंजीनियरिंग में, मतलब हमें पता नहीं है, इतनी but नहीं होती, इतनी नहीं इतनी होती। नहीं देख सी यहाँ देयर इज पे ऑलवेज ए ट्रांसपेरेंट लाइन, हाँ, ठीक है। कि आप ये इधर क्रॉस हो नहीं, हाँ, तो फन है, जैसे आपने वो लाइन क्रॉस कर दी तो आपने एक्सप्लॉइट कर दिया। वो बहुत थिन लाइन है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आपको रुक जाना है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं यूजी में गया, ठीक है, सीनियर्स के साथ में इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है,
ठीक है, जब तक वो इंट्रोडक्शन चल रहा है तब तक फन चल रहा है। ओके, द मोमेंट उसमें एक वो लाइन क्रॉस हो गई तब वो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया कि करना ही है, हरासमेंट आ गया। हैरेसमेंट स्टार्ट हो गई। राइट नाउ यू कैन यूज द वर्ड हैरेसमेंट, क्योंकि अब वो लाइन क्रॉस हो गई। एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मेरे सीनियर ने बोला डांस करके दिखा, मैंने डांस कर दिया, फन है। ठीक है। मैंने डांस के लिए मना कर दिया, उसने बोला गाना गा के दिखा दे, मैंने गाना गा दिया, फन है। मैंने ये भी नहीं गाया तो उसने पूछा क्या कर सकता है, मैं कहा जी ये, तो मैंने वो कर दिया, फन है, सिंपल है। वो चीज़ हो गई, खत्म हो गई। अब उसने स्टार्ट किया हैरेस करना, अब उसने वो लाइन क्रॉस की। वो जैसे ही मैंने मना किया कि जी मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर रहा, वही गो पे ले गया, अब तो तुझे करना पड़ेगा, कपड़े उतार। जी मैं नहीं उतार रहा। अब 4 लोग आ गए और उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। वॉलेंटरली तो नहीं किया ना उसने, तो ये हैरेसमेंट ही हो गई। ठीक है, चाहे वॉलेंटरली भी किया हो तो उसने स्ट्रेस में किया, वो भी हैरेसमेंट ही है। राइट, तो जब तक कंफर्टेबली आप कर रहे हो वही पार्ट, तब तक वो इंट्रोडक्शन में काउंट आप कर सकते हो, वो फन है। लेकिन जैसे वो लाइन क्रॉस हो गई कि मैंने आपके कंफर्ट जोन से हटके मैंने आपको मजबूर कर दिया कि ये करना पड़ेगा, तो हैरेसमेंट होगी। तो ये थिन लाइन है। और एक 17-18 साल के बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा वो अब चीज़ ना। ये इसके बारे में मैंने सोचा, अभी कई लोग इसको गलत भी बोल सकते हैं भाई, देख इसकी पॉजिटिव साइड भी इसकी नेगेटिव साइड भी है, दोनों है, ऐसी बात नहीं है। कैसे? एक 17 साल का लड़का, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में हमारे टाइम पे जब स्कूलिंग हमने की तो भाई उस टाइम पे बोला जाता था कि जैसे ही आप 11th क्लास में आ जाओगे आपको हवा लगेगी। ये टर्म यूज होती है। हवा लगेगी का मतलब है कि भाई अब आपको लगेगा कि आप ही सुपीरियर हो। ओके। ठीक है, तो जैसे आप 12th करके निकलोगे तो आपके अंदर ना एक मैं फैक्टर होता है, ओके। सुपीरियरिटी फैक्टर, कि जब मैं देख लूंगा मेरे से बात कैसे करी। ठीक है, ठीक है। अब मी बीइंग दैट 17 और 18 ईयर ओल्ड गाय जो एक दूसरे एनवायरनमेंट में गया, ये हरियाणा से तो मैं निकल गया बाहर, मैं किसी और स्टेट में गया हूँ या मैं किसी और हाँ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में गया, हाँ, समझ गया। आउट ऑफ दैट प्लेस गया। अब वहाँ बिहेव कैसे करना है आई हैव नो आइडिया, ओके। वो मुझे कौन बताएगा। वो तो आप खुद सीखोगे वो उस लेकिन एनवायरनमेंट में उस जाके। एनवायरनमेंट में जाके, लेकिन मैं किसको देख के सीखूंगा, जो मेरे से पहले गए हैं, हाँ, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो वहाँ उसको पहले देख से के हैं। सीखूंगा। हाँ। तो ये जो रैगिंग वाली चीज थी, इस वर्ड को हटा के इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया था। ओके। राइट, हाँ। कि भाई पहले तू हमारे साथ चिल हो जा। हम्म, ठीक है, मैं सीनियर हूँ, मेरा कोई जूनियर, मैं उसको कंफर्टेबल कर दिया। नाउ अब मैं उसको सब बताऊंगा कि यहाँ ऐसे बिहेव करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, इस तरीके से रहना है, इससे इस टोन में बात नहीं करनी, क्योंकि तुम अब अपनी जगह पे नहीं हो। दिस मैं फैक्टर कैन नॉट वर्क एट दैट प्लेस। तो जब तक वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, गुड वाला पार्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, बट देन अगेन वो थिन लाइन क्रॉस हो गई तो हैरेसमेंट में आ जाता है। ये चीजें होती हैं। कुछ लोग बोल्ड होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई मुझे कैसे बोल दिया। मान लो मैं फर्स्ट ईयर में गया, ठीक है। और आप सीनियर हो मेरे, ठीक है, आपने मुझे रैंडम कोई चीज़ करने को बोली, और मैं तो उसी जोन में हूँ, मैं फैक्टर में, ठीक है। मुझे बोल कैसे दिया इसे। अब मैं क्या करूँगा, फ़ोन करूँगा, अगर तो मैं उसी अपने एरिया के नज़दीक नियर बाय से हूँ, मैं पिटवा इसको। ऐसे भी इंसिडेंट्स है भाई, बिल्कुल है। तो सीनियर बोलेगा भाई तो रहने देते, हम इसको नहीं छेड़ते। अब जब ये इंसान सीनियर बन जाएगा तो सोच अब ये कैसे वाली रैगिंग करेगा। अब ये इंट्रोडक्शन पे नहीं रुकेगा, अब ये इंसान इस इंट्रोडक्शन को रैगिंग में चेंज कर देगा, बिकॉज व्हेन ही केम ही हैड सम इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से ये तो बच के निकल गया। अब कोई और आएगा जिसको ये दबा सकता है, तो उसको ये दबाएगा। सर, यू आर एन इमरजेंसी फिजिशियन, टेल मी समथिंग, थोड़ा सा मतलब एज ए लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं, कब सीखते हो आप एक डेथ को एक्सप्लेन करना एज ए डॉक्टर, कि ये कैन यू वॉक मी थ्रू इट? ये इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। ठीक है, और ये ना ओवरनाइट आप सीखते, इट इज़ सिंपली अ प्रोसेस। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर चैप्टर ओके। कि भाई ये न्यूज़ ब्रेक कैसे करनी है। ठीक है, उस चैप्टर में किस टोन में ब्रेक करनी है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए। आप यू कैन नॉट रोल अराउंड टू दैट टॉपिक कि आप पहले ले आते, हमने ट्राई करा। इफ अ पर्सन इज डेड यू विल हैव टू से द वर्ड ही इज डेड, आप बात नहीं घुमा सकते, यू विल हैव टू यूज दैट टर्म। ऐसा होता है सर कि मान के चलिए आपके सामने कोई एक वीआईपी आदमी खड़ा है, उसको आप अलग तरीके से डेथ एक्सप्लेन कर रहे हैं No. उसके अटेंडेंट की, और एक नॉर्मल आदमी खड़ा है, गरीब आदमी खड़ा है या ऐसे खड़ा है, तो ये डिफरेंस आता है नहीं, इट टोन में या किसी इज ऑलवेज सिमिलर कि जिस तरीके से आप न्यूज़ ब्रेक कर रहे हो। सी, इट इज अबाउट कंपैशन, ठीक है, एंड एम्पैथी, दोनों चीजें यूज होती हैं, कंपैशन एंड एम्पैथी। अब मैं पहले मुझे समझना पड़ेगा कि एक इंसान की फैमिली से एक इंसान गया, इट इज अ ह्यूज लॉस। ठीक है, सो आई कैन नॉट यूज माई टोन वेरी हाई। आपका इंसान नहीं रहा भाई, हाँ, सही बात है, राइट। तो वो वोलेंस अब वही हो चाहे वो जाएगा। वीआईपी है या वो एक कॉमन गरीब इंसान है, मुझे वो कंपैशन और वो एम्पैथी दोनों के लिए सेम रखनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी जो भी इंसान गया, जिसकी भी लाइफ से गया है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था उस बंदे की लाइफ में, राइट। ऐसा नहीं था कि उसकी कम्युनिटी में रोल नहीं हुआ, मतलब होगा क्या अपने पता वो पूरी किसी और दुनिया के, हो किसी के पूरी लिए। दुनिया हो किसी की भाई। तो मुझे वो चीज़ें बरकरार रखनी पड़ेंगी, जिस तरीके से मुझे वो न्यूज़ ब्रेक करनी है। अब चाहे वो मेरे सामने वीआईपी है या वो गरीब इंसान है, मुझे उतना ही कंपैशन, उतनी एम्पैथी सिमिलर रखनी पड़ेंगी। ऐसा होता है कि मैं वीआईपी का जो मैंने पूछा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, मतलब मान के चलिए कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी आ गया,
ईआर में, उनका कोई लॉस हो गया उनके किसी नियर बाय का, और आपको वो चीज़ उसको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, तो आपके अंदर भी तो थोड़ा सा ऐसा रहता होगा यार, मे बी योर वर्ड्स चेंज और समथिंग दैट नहीं, एक एक्चुअली चेंजेस। सी अगेन आई थिंक ये चीज मैटर करती होगी इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल और ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके। अगेन डिपेंड ये करता है कि सामने कौन खड़ा है, एक क्राउड खड़ा है, हाँ, एक फैमिली खड़ी है या एक पर्सन खड़ा क्राउड खड़ा हो तो उसमें क्या करेंगे आप? है। क्राउड खड़ा है तो आप उसमें देखोगे कि वो क्राउड किस टाइप का है, उसमें आप वो डेजिग्नेटेड इंसान ढूंढोगे, पहला जो क्लोज रिलेटिव है, और ठीक थोड़ा है? सा फिर एक सेंसिबल इंसान भी ढूंढोगे, सेंसिबल। ताकि जब ये न्यूज़ ब्रेक हो रही है तो इमोशनली वो रिफ्लेक्स ना दिखाए अपना कि कैसे नहीं बचाया और तोड़ फोड़ना स्टार्ट हो। ओके। ठीक है, एक सिंगल पर्सन खड़ा है, अगेन यू विल बी ब्लंट, यू विल हैव टू बी ब्लंट अगेन, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन हिम कि भाई वो डेड है तो डेड है, ओके। बिकॉज इट इज़ ए ह्यूज इन्फॉर्मेशन कि भाई आप ये चीज़ बता रहे हो कि अब जिस इंसान को उन्होंने 5 मिनट पहले देखा था वो है ही नहीं, वो एक्सेप्ट करें उस इंफॉर्मेशन को। इट टेक्स टाइम, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, कोई बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई एकदम से रोने लग जाता है, कोई चिल्लाने लग जाता है, कोई तोड़ने लग जाता है, सबका टेम्परमेंट अलग है, सबका चीज़ों को देखने का, समझने का एक्सेप्टेंस और एक्सेप्ट करने का तरीका अलग डिफरेंट है। अलग। सो यू गिव देम दैट टाइम एंड स्पेस। ओके। ठीक है, मेल अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, फीमेल्स अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, बच्चे अगर हैं तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। ओके सो देयर इज ऑलवेज कि भाई सामने वाले की रिस्पॉन्स क्या वो अनप्रेडिक्टेबल है। सर, ये मैंने ना इससे पहले डॉक्टर अभिनव सर आए थे, तो मैंने उनसे भी पूछा था, लाइक यू आर एन इमरजेंसी फिजिशियन, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मान के चलिए मैं एक पेशेंट हूँ, मैं एक हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो व्हाट आर द 2 to 3 रेड फ्लैग्स जो मुझे जाके देखने चाहिए कि अगर ये हैं सो मुझे समझ जाना चाहिए दे आर नॉट फॉर प्राइमरीली ट्रीटिंग ए पेशेंट, दे आर जस्ट बेनिफिटिंग देमसेल्व्स एज ए हॉस्पिटल। क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं कि वो देखने चाहिए एक पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने से? देखो, मुझे नहीं लगता कि सिंपली इमरजेंसी में जाने से अगर एक पेशेंट सिक है, क्रिटिकली सिक है, उसके साथ कोई भी गेम खेलता होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आई हैव नॉट सीन दिस काइंड एज ऑफ ए डॉक्टर नहीं खेलता होगा सर, शायद पीछे नहीं, काफी सारी अगेन आई टीम एम चलती टेलिंग है। मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं फ्रंट डोर हूँ, राइट? हम्म, तो मैं इस एरिया में होने वाली चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। राइट? ठीक है। तो एक पेशेंट आया जो क्रिटिकली बिल्कुल सिक था, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, जो एक्यूट विंडो पीरियड में है, ठीक है? अब उन टाइम फ्रेम में जो जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट से सिर्फ वही चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी की कोई भी चीज़ नहीं होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया जिसको मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, कि भाई दिमाग की नस फट गई। दी ओनली इन्वेस्टिगेशन आई नीड इज द सीटी स्कैन। उस पे ही मेरा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि भाई मुझे दवाइयों से ट्रीट करना है या मुझे ओटी लेना है, राइट? ठीक है। ठीक है। तो द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन दैट आई विल डू इज कंप्लीटली जस्ट द सीटी स्कैन। मैं और किसी इन्वेस्टिगेशन का वेट ही नहीं करूंगा, सिंपली यही है, ठीक है। इतना ही करूंगा, और उसके बेसिस पे ही आगे डिसीजन लिया जाएगा कि भाई कंजर्वेटिव और सर्जिकल। अब सर्जिकल गया, अगेन यू नीड सम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, हाँ। लैब, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, यू नीड देम, सिर्फ वही होगा, समझ रहे हो? अगर कंजर्वेटिव हुआ तो उसमें बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस प्लस, अब वो पेशेंट एडमिट होगा इसमें तो उनको वो एक्सपेंसेस बताए जाएंगे, तो वहां पे अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं होती। उसके बाद में अगर होते हैं, आई हैव नो आइडिया, बट मुझे नहीं लगता, आई हैव सीन इन दी आईसीयू ऑल्सो, इन दी फ्लोर ऑल्सो, कि नहीं होती। आई हैव सीन कि मान लो एक पेशेंट फर्स्ट डे एडमिट हुआ और उसकी 5 इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीसी, एलएफटी, ठीक है। केएफटी, बिना कोगुलेशन। द नेक्स्ट डे मेरे पास आज कोगुलेशन हो, नॉर्मल है, मुझे कोगुलेशन चाहिए, नहीं चाहिए, राइट? वो नहीं हो रहा रिपीट, समझ रहे हो? तो ये जो एक पर्सोना है, ये मैं नहीं कह रहा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, करता होगा, क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं तो एग्जिस्ट होता होगा, बट मैं नहीं कह रहा कि ये नॉर्मल है या फिर ये रिकरेंट है। ये 1 और 2 आउट ऑफ 10 इंसिडेंसेस हैं जो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं कि भाई होता होगा, क्योंकि अगर मान लो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, एक बिग ब्रांड हॉस्पिटल है, वो अपने इमेज पे ज्यादा फोकस करेगा, वो ये चीजें कभी होने ही नहीं देगा, क्योंकि एक पेशेंट वो मैक्सिमम कितना दे देगा? एक एग्जांपल, आईसीयू में एक पेशेंट एडमिटेड है, कितना दे देगा? लाख, 2 लाख, 3 लाख। भाई 10 लाख, 15 लाख, मैं कह रहा हूँ, अगर उसने हफ्ते दे रखा, मान लो करोड़ भी दे दिया, 1 करोड़ से बना गया, वो 1000 करोड़ का है भाई, वो सिर्फ 1 करोड़ के लिए अपनी इमेज खराब नहीं करेंगे। सो जितने ये इंसिडेंट्स होते होंगे, अब ये कैसे होते हैं? जब डिसीजन मेकर एक फैमिली में सिंगल बंदा नहीं होता ना, तब ये मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट होते। ओके। ऐसा मैंने विटनेस किया, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, ऐसा मैंने विटनेस किया। जब एक से ज्यादा डिसीजन मेकर्स हैं तो क्या होगा? पेशेंट एडमिट हो गया, अब वहां पे जो डिसीजन लिया एडमिट करने के लिए, वो भी एक बंदे ने नहीं लिया, उसको बताया गया स्टार्टिंग में। हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आज के टाइम पे तो ये बताता ही है कि भाई आपके इतने एक्सपेंस ऑन एन एवरेज लगेंगे। मान लो आज मैंने एडमिट कराया, वेंटिलेटर पेशेंट गया, एग्जांपल है राउंड फिगर के, भाई मान लो 1 लाख रुपए दिन का, 1 लाख रुपए आपका लगेगा, ठीक है। तो आपका 1 हफ्ते तक पेशेंट वहां रहा तो 7 लाख रुपए हो गए। ये एवरेज है, वो 7 से कम भी हो सकता है, वो 7 से 10 भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन और मेडिकेशन चेंज होंगी। आज मुझे 5 इन्वेस्टिगेशन मैंने करानी थी, कल मैंने 3 ही कराई,
उसके बाद मैंने एक दिन एक कराई, उससे अगले दिन मैंने 3 करा ली। मेडिकेशंस आज मैंने 10 दी हैं, उसके बाद तो 5 चेंज हो गई, उसके बाद एंटीबायोटिक कंटिन्यू, इससे फ्लूइड कंटिन्यू, वेरी हो गया। सो इट वेरीज राइट। मतलब कम हो गया तो अब क्या होगा, मान लो पेशेंट नहीं बचा या पेशेंट बच भी गया, अब जब बिल बनेगा, ठीक है, तब मल्टीपल डिसीजन मेकर्स, अब उन्हें पता था ऑलरेडी ये चीज कि ये होने वाला ये होने वाला है। अब जिस बंदे ने उस दिन फर्स्ट डे ऑफ द एडमिशन हाँ भरी थी, वो 7th डे नहीं है, हाँ अब कोई और है उस दिन। अब कोई और, तो अब वो इश्यू क्रिएट करेगा कि भाई इतना तुमने तो हमें बताया नहीं, आप समझ रहे हो। इसीलिए डिफेंसिव मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई। इसीलिए ये चीज अब सबको बच के निकलना है, हाँ, तो सब क्या करेंगे, कंसर्न नहीं कि भाई नहीं इस हॉस्पिटल ने किया है, वो अननेसेसरी की फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे। अब मैं ये किसी को डिफेंड नहीं कर रहा कि भाई किसी ने नहीं किया होगा, हो सकता है लोग करते भी होंगे, बट जनरली जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ या जो मैंने विटनेस किया, उस प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की। अब मुझे हर जगह का नहीं पता, बट मुझे पता है जगह प्लेस टू प्लेस चीज़ें वेरी करती हैं, प्रैक्टिस भी वेरी करती है, हॉस्पिटल भी वेरी करते हैं, लोगों का माइंडसेट भी वेरी करता है। मैं एक ऐसे गांव में जहां एजुकेशन के नाम पे स्कूल नहीं है, उस जगह एक बड़ा हॉस्पिटल खोल दूं, वो चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा। मैं अब ये नहीं चाह रहा कि वहाँ के लोगों को ये चीज़ मिलनी नहीं चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, मैं सस्टेन वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको मान लो एक डिपार्टमेंट में 10 लोगों का एक टाइम पे शिफ्ट है, एक डॉक्टर है, उसके अलावा 5 नर्सिंग स्टाफ है, 2 जीडी हैं, एक हेल्पर है, ये 10 लोगों की एक टीम है, एग्जाम्पल लो, ठीक है, वो एक शिफ्ट में है, ऐसी 4 शिफ्टें होंगी, डे मॉर्निंग इवनिंग नाइट और एक ऑफ पे रहेगा, 4 शिफ्ट, कितने लोग हो गए। और पर डे की इन लोगों की सस्टेनेबिलिटी, इनको जो जो चीज़ें मतलब चाहिए, सांस लेने के लिए ही चाहिए हॉस्पिटल को, आईसीयू है, हर चीज वेंटिलेटर्स हैं, हर चीज ऑक्सीजन चलाने के लिए है। भाई। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा किस चीज का लगता है, द मोमेंट यू विल रीच अ प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको अपना हाथ से कुछ नहीं करना, पेशेंट को लेने के लिए यू एक आर इंसान गेटिंग अ आएगा, सर्विस। तो वो सर्विसेज कहाँ से, फ्री में नहीं आई भाई, वो नहीं आई, नहीं आई। वो जो इंसान लेने आया ना, गाड़ी से उतारने आया है, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। सही बात, आपने बाथरूम में जाके जो हाथ धो के जो टिश्यू नैपकिन यूज किया ना, वो पैसे दे के आएगा। सही बात है। आपने बोला ना कि भाई चमक रहे हैं, स्मेल नहीं आ रही, उसको साफ करने के लिए हर 2 घंटे में एक इंसान आता है, और वो जो जिस चीज से साफ करता है वो भी पैसे से ही आता है भाई। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे खुद नहीं जाओगे बाथरूम, और आप वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डॉक्टर्स वो बाथरूम यूज करें, और डॉक्टर्स करते हैं वो बाथरूम यूज, क्योंकि वो उस प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ दिल्ली स्टेट, भाई वो कितनी बड़ी सिटी है, कैपिटल है इंडिया की, आप उसके एक मेजर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो किसी में भी चले जाओ, आप खुद वहाँ के बाथरूम यूज नहीं करोगे, आप वहाँ की खुद मैस में खाना नहीं खाओगे, इतना अनहाइजीनिक है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर अ नेसेसिटी फॉर सोसाइटी। ठीक है, दैट्स वाई सेड कि भाई जो कॉर्पोरेट्स आए हैं, उन्होंने कुछ कल्चर, इट इज़ अ मिरर। आप पॉजिटिव साइड देखो ना, इट इज़ अ मिरर, आप ये देखो, वो ये दिखा रहे हैं कि एक जगह आपकी गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रही है, और एक जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये दिन रात का फर्क कैसे है। गवर्नमेंट कम पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर रही, एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे वो भी करोड़ों ही खर्च कर रही है, प्राइवेट भी खर्च कर रहा है, प्राइवेट का लग रहा ना, गवर्नमेंट का ऊपर से तो रिलीज हो चुका, नीचे तक नीचे नहीं आ रहा पहुंचा। ना, तो हाँ, उसमें अब ये देखो, बीइंग अ टैक्स पेयर, मैं क्यों इस बारे में सोचूं, इट सही इज़ बात नॉट है। माई हेडेक ना, मैंने टैक्स दिया, मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे सर्विसेज मिलनी चाहिए। मान लिया मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमा लिया, ठीक है, अब मेरे पास पैसा है, मैं एक अच्छे घर में रह रहा हूँ या मैंशन में रह रहा हूँ, लेकिन जब बाहर निकलूंगा रोड तो टूटा हुआ है ना भाई, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना मुझे, वो सर्विसेज मिली मुझे नहीं मिली, एजुकेशन अच्छी मिली नहीं मिली, एजुकेशन जैसी भी मिली, एग्जाम हो रहा है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है, फेयरली उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई, उसमें आप एग्जाम प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड, यही एग्जाम चल डिले, रहा है। हाँ, ठीक यही है, चल रहा है। रिजल्ट गलत आ गया तो आप कैंसिल कर दोगे। जिसने वो एग्जाम दिया उसका मेंटल पीस देखो, आपने उसका कितना मोरल डाउन कर दिया, कितना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, उसकी जो एक एज है ना, स्पेसिफिकली आज के टाइम पे इंडिया में 17 साल से लेके 25 साल की उम्र, वो सिर्फ एग्जाम देने में चली जाती है, एंड देर इज नो गारंटी ऑफ द आउटकम। एक्चुअली दैट्स ट्रू। तो क्या एजुकेशन सिस्टम है ये? मैं एमबीबीएस बना, मैंने एमबीबीएस की, मैं डॉक्टर बना, मैंने मुझे पीजी देना था, मैंने इस इंडिया कंट्री में पीजी का एग्जाम नहीं दिया, एक बार दिया, उसके बाद मैंने अपने हाथ जोड़ लिया, भाई मैं नहीं दे रहा। पिछले 4-5 साल में खुद देख लो, कोविड के बाद से क्या हाल है एग्जाम का। और कोविड के टाइम पे तो डॉक्टर्स ने तो किया है सर, वो एक तरह से कमेंडेबल है कि कितना अच्छा काम किया कोविड के टाइम पे, इतने कम रिसोर्सेज में एक डॉक्टर्स आपने मेरे से पूछी थी कि वर्स्ट मोमेंट क्या थी, एक मेरी वर्स्ट मोमेंट कोविड के टाइम की भी थी, क्या। जिस टाइम पे जो सेकंड वेव आई थी, ठीक है, मैं दिल्ली में ही था, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, टर्शरी सेंटर में था। हाँ। ठीक है, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में ही था, हम्म ठीक है, अपनी पीपी किट पहन के बैठे, अब हमारा हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है, वो कैजुअलिटी रूम, ठीक है, एक इंसान आ रहा है अपने फादर को लेके हम्म गैस्पिंग स्टेट में, अब मुझे पता है कि मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई डिवाइसेज ही नहीं है, मैं उसको ट्यूब भी कर दूंगा तो ना वेंटिलेटर है मेरे पास, ना उसको एम्बो करने के लिए मेरे पास कुछ है, भाई वो हमारे सामने मरा है, ओके, हेल्पलेस। हेल्पलेस, मतलब क्या, अब खुद सोचो उस टाइम पे मैं क्या फील कर रहा हूँ, और इस कंट्री को लेके
मैंने क्या फील करा होगा कि मुझे क्या मिल रहा है वर्सेस लोगों को क्या मिलना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। कोविड के टाइम की सर एक छोटी सी मेमोरी मैं भी बताना चाहूँगा, सेकंड वेव की बताऊँगा मैं। मैं भी एक हॉस्पिटल में था, मैं वहाँ का आईसीयू हैंडल कर रहा था, नाइट ड्यूटीज़ में था। सो जब ये ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही थी, उस दिन की बात है, हमारे आईसीयू में 3 से 4 पेशेंट एक्सपायर हो गए थे, कुछ पेशेंट बाईपेप पे थे और कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पे थे। सो ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गई थी, हमारे पास 2 या 3 सिलेंडर बचे थे। मैंने बाहर जाके सब फैमिलीज़ को बोल दिया हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं। डीएम ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था उस सिटी के एसपी ने फ़ोन उठाना बंद किया, नो वन वाज रिस्पॉन्सिबल। मैं थोड़ी ना ऑक्सीजन बनाऊंगा, कोई भी नहीं बना सकता ऑक्सीजन। मैंने आपको क्या बोला था, तो व्हेन यू आर इन हाँ, नीड कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन, कोई कोई नहीं आता, इन्फ्लुएंशियल, यू आर कोई ऑन योर नहीं ओन। आता। लोग मतलब मेरे ऊपर चढ़ रहे थे कि हाँ। बस मेरे को मारने को रहे। तो मैंने उनको ये बोला भाई देखो, मैं ऑक्सीजन नहीं बना सकता, तुम बना सकते हो, तुम मंगा सकते हो, तुम जाओ डीसी का दरवाज़ा खटखटाओ, एसपी का दरवाज़ा खटखटाओ, लेकिन ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो, हम लगा देंगे। बिल्कुल। 3 पेशेंट एक्सपायर हो गए थे सर, दम घुटने की वजह से। सो वो चीज़ नहीं देखी था, वो हेल्पलेसनेस अलग है, वो मतलब वो एक अलग मैं टॉर्चर है, और एक चीज पूछता हूँ वो भाई, मेमोरी एक टॉर्चर है। नॉर्मल नॉन मेडिकल्स की बात कर रहे हैं, एक इंसान जो ब्लड देखते बेहोश हो जाता है, हम्म ठीक है, हम्म, ऐसे भी लोग हैं, हाँ हाँ, ठीक है, आप सोचो पर डे हम्म डॉक्टर्स क्या क्या देख रहे हैं। मी बीइंग एन इमरजेंसी फिजिशियन द काइंड ऑफ ट्रॉमा वी सी कि भाई किसी के हाथ कट पैर कट गए, बर्न हुआ, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, नॉर्मल आप हम इलनेसेस की तो मैं बात ही नहीं कर आप रहा, पेशेंट को सबसे ज्यादा उसकी लाइफ के वल्नरेबल वल्नरेबल स्टेट में देखते स्टेट हैं, में देख ठीक है, और उस स्टेट में देख के उसको ट्रीट करना, साथ में काउंसिल अटेंडेंट्स को काउंसिल करना, मैनेजमेंट को काउंसिल करना, उनको हैंडल करना, उनको सेम पेस पे रखना, टू गिव हिम और हर दी एडिक्वेट केयर, वो मेक श्योर करना, माइंड में आप रिकॉल कर पाओ हर ट्रीटमेंट स्टेप वाइज, वो मेक श्योर करना, और वो भी इतने आवर्स की शिफ्ट के बाद में इज अ बिग थिंग, बिग थिंग ठीक है। एक्चुअली बिग थिंग। वो चीज़ों की अप्रिशिएशन कोई नहीं करता, डॉक्टर्स को अप्रिशिएशन चाहिए भी नहीं भाई। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी डॉक्टर को ये नहीं चाहिए कि तू मुझे भगवान बोल, तू मुझे डॉक्टर रहने दे, ये मैंने हाथ जोड़े, तो भाई मुझे मेरा काम करने दे और मुझे उससे फालतू मत बना, सही बात है। ये मेरा मानना है। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को ही नहीं देखा कि वो तुम मुझे भगवान बोल, भाई मैं भगवान हूँ, कोई नहीं है भाई कोई नहीं भगवान, बोलता, कोई नहीं ठीक है। ये बॉलीवुड ने, बोलता, ये एवरीबॉडी हैज अ न्यूज लिमिट। चैनल्स ने, हाँ, पॉलिटिशियंस ने न्यूज ये चैनल अपनी ये इमेज तब तक बनाने ही के लिए ना, बोलते हैं जब तक कुछ गलत नहीं हो। अगर कोई हाँ, कॉम्प्लिकेट हो गई चीजें, अगर कोई पेशेंट के साथ चीजें तो कॉम्प्लिकेट भगवान हो, नहीं रहे आप, तो मीडिया खाल उतार लेता कल है। उतार लेगी भाई आप, अभी मुंह दिखाने लायक नहीं होते, सोसाइटी इतना बढ़िया जजमेंट पास कर देगी। बिल्कुल। पर परेशान फिर हो। अच्छा, आज के टाइम पे फिर अब आपकी वो पूरी बैक हिस्ट्री निकाल लेंगे, हाँ, ठीक है। आज ये नई, आज के लिए नई चीज चल रही है। मुझे एक चीज बताओ, जब आप एक चीज ये नॉर्मलाइज नहीं कर रहे कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पहले ये चीज बोली जाती थी, मुझे याद है क्योंकि मेरे दादा ये चीज बोलते थे, ठीक है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब आप ग्रोइंग एज में हो तो आप मिस्टेक्स करोगे, तो आप उनसे सीखोगे, राइट। अब अगर कोई इंसान मुझे बोले कि भाई जब मैं इंटर्नशिप के जस्ट बाद में मैंने जब जॉब्स मेरी स्टार्ट करी थी, मैं तब कैसा था और आज कैसा हूँ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर कोई मेरी उस टाइम की गलतियां उठा के ले आए और बोले तो देखो जी ऐसा था, इसलिए आज इसने ऐसा करा है, जस्टिफाई करोगे स्टेटमेंट को, कैसे करोगे? Okay. Sir, we have prepared a rapid fire round for you. So tell me best thing about being a doctor in a short line, and worst thing about being in a short line. Being a doctor, it specifically emergency physician, it gives me the immense satisfaction जब मैं अपने दिए हुए ट्रीटमेंट पे पेशेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए देखता हूँ। Okay. And worst? सेम, जब वो रिस्पॉन्स नहीं करता। Okay. Last time you cried at work or because of work. These two moments, हॉरेबल मोमेंट्स, जब Okay. मुझे बुरा लगा था स्पेसिफिकली, वही एक तो कोविड वाला इंसिडेंट, एंड सेकंड बात जब वो एल्डरली इंसान मेरे पैरों में, वो ये दो इंसिडेंट्स हैं। रेस्ट वर्क के टाइम पे कुछ फील नहीं होता। आई गेस आई वाज लकी टू हैव द बेस्ट टीम, बेस्ट सीनियर्स, Okay. बेस्ट जूनियर्स, कंप्लीट मेरा डिपार्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है आई वाज वेरी लकी टू हैव दीज पीपल इन माई लाइफ, क्योंकि एक दूसरे को ना सपोर्ट करना सीखा है। सपोर्ट एज इन कि ये सीखा मैंने कि वे ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चिल कर लाइफ में। तो जब आपको ऐसे इंसान मिल जाते हैं ना जो आपको पीछे ना खींचें बल्कि पुश करें, तब आपकी लाइफ बेटर हो जाती Private hospitals, healthcare or business? है। अल से बहुत, क्योंकि अगर वो बिजनेस मैंने डाला है तो उसको प्रॉफिट चाहिए, तो बिजनेस की तरह ही देखेगा, Okay. सिंपल है। अब वो किसी मेडिको ने डाला है तो उसके माइंडसेट के ऊपर है, अगर उसे एक्सपेंशन करना है तो उसे भी बिजनेस करना पड़ेगा। One law you'd pass for doctors if you are in power. दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। Give me. Hit us. जो द ओनली लॉ दैट आई वुड लाइक टू पास, के जो भी हैरेसमेंट एक डॉक्टर फील कर रहा है वो एक सीनियर डॉक्टर भी फील कर रहा है। लॉ मेकर्स कौन है? वही है. वही है, वो वहां तक चले गए। मैं मानता हूं कि उन्होंने फील भी करा होगा, Actually, they felt that. मैं मानता हूं कि उन्होंने फेल्ट भी करा होगा, एंड दे मस्ट हैव फेल्ट वेरी हेल्पलेस, बट
उनको स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, अनबायस्ड चीजों का रूट कोज समझ के, उनके सिम्टम्स देख के नहीं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी समझ के। जब द ओनली इशू विद द मेडिकोज इज कि हम ना सिर्फ अपने मेडिकल लाइन में रह जाते। मैं अक्सर अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि एक मेडिको को, जिसके पास इमेंस नॉलेज है, चाहे वो कोई भी स्पेशलिटी, मेडिसिन, सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो, कोई भी सुपर स्पेशलिटी मिला लो, ऐसे इंसानों को जब आप एक नॉन मेडिको के साथ बैठा दोगे ना, 5 से 10 मिनट के बाद उनके पास बात करने को कोई टॉपिक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है। क्यों? और ऐसा नहीं है कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, बट ऐसा है कि दे डोंट शेयर द सेम थिंग। वो सेम टॉपिक नहीं शेयर करते कि भाई हाँ, कॉमन डिस्कशन का टॉपिक ही होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। वो नॉलेज ही नहीं होगी। तो अगर आपका मन है, अगर मेरा मन रहा है, मेरे पास टाइम रहा है, तो हो सकता है मैंने फुटबॉल के बारे में जान लिया, मैंने क्रिकेट के बारे में जान लिया, म्यूजिक के बारे में मुझे पता है नहीं पता। अगर मुझे नॉन मेडिकल के बाद में छोड़ दोगे और हम म्यूजिक के ऊपर डिस्कस करने लगे, तो क्या मैं कुछ डिस्कस कर पाऊंगा? नो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, मेरे पास दुनिया जान की इन्फॉर्मेशन है, बट मैं नॉन मेडिको के साथ में बात भी नहीं कर पाऊंगा। और आज के टाइम पे ये मोस्ट कॉमन है। एक मेडिको को नॉन मेडिको के साथ छोड़ के देखो, बात ही नहीं कर पाएंगे। वो क्या बात कर लेंगे? सर, टेल मी, इफ अ यंग स्टूडेंट्स, मान के चले 17 ईयर ओल्ड, जस्ट फेल्ड नीट यूजी एग्जाम, wondering if MBBS is worth it, and he's watching you, so what do you tell them? ये जर्नी बहुत टफ है, ठीक है? इसको चूज करो, बट चूज करने से पहले स्ट्रगल देखो लोगों का। अब इंडिया में दिक्कत क्या है कि हम स्ट्रीम चूज कर लेते हैं विदाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट कि उसके बाद, करने के बाद क्या लाइफ। तो आपको अगर एमबीबीएस करनी है, तो एक जिसने एमबीबीएस कर ली, उस इंसान से मिलो, उस इंसान की जर्नी को देखो। सिर्फ एक नहीं, कम से कम 10 लोगों, बिकॉज ये आपकी लाइफ होने वाली है, ठीक है? तो 10 लोग, 20 लोग, जितने लोगों से आप मिल सकते हो, उनसे मिलो, उनकी जर्नी के बारे में पता करो, उनके स्ट्रगल को समझो। और आफ्टर दैट, अगर यू कैन बेयर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू बेयर दिस स्ट्रगल, गो फॉर इट। इट इज़ नॉट ईजी। मैं नहीं कह रहा ये ईजी होनी भी चाहिए, चीज़ें ईजी नहीं होती। स्पेसिफिकली मेडिकल, जैसे मैंने आपको बोला, टू ब्रेक अ न्यूज़ स्पेसिफिकली व्हेन समवन इज डेड, इट इज़ वेरी हार्ड। सो फॉर दैट आई हैव टू फील दिस थिंग्स, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। टू बी स्ट्रॉन्ग आई हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस पुराना, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी मैं वो चीज़ कर पाऊंगा। जी जी। जो इंसान ब्लड देख के बेहोश हो सकता है, वो इंसान कैसे एक ट्रॉमा वाला पेशेंट देख लेगा, राइट? तो यू नीड दिस स्ट्रेंथ। अगर वो है आपके पास में, आपको लगता है कि आप ले आओगे, गो फॉर इट। क्योंकि पैसा आप कमाते हो टू लिव अ लाइफ, बट जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है इस प्रोफेशन में स्पेसिफिकली, वो आपको किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगी, किसी में भी। आप गरीब को पैसा दे लो, आज के टाइम पे कोई गरीब नहीं है, जो मैं मानता हूँ कि गरीब है ही नहीं, ठीक है? हेल्पलेस कोई नहीं है, कोई हेल्पलेस नहीं है। सिर्फ जब आप एक इंसान की हेल्प करते हो कि वो अपनी लाइफ के एंड स्टेजेस में है, जब उसके पास कुछ नहीं है, और जब आप उसकी हेल्प करते हो, सिर्फ वो एक सेटिस्फेक्शन देती है कि हाँ, मैंने कुछ किया लाइफ में। और वो फीलिंग, वो सेटिस्फेक्शन आपको किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। गरीब को पैसा दे के नहीं मिल सकती, गरीब को खाना खिला के नहीं मिल सकती। कुछ चीज़ें बना के, आपने घर बना दिया, आपने रोड बना दी, आपने हॉस्पिटल बना दिया, कुछ भी बना दिया, नहीं मिल सकती। जो चीज़ आपको सिर्फ एक इंसान को ट्रीट करके मिल सकती है, जो आप उसको चल के जाते हुए देखोगे। आई हैव सीन पीपल जो आए हैं हमारे ईआर में अरेस्ट कंडीशन में, और उनको हमने बचाया है। हमने क्या बचाया? हमने तो अपनी बेस्ट दिया है, बचे हैं वो, और वो चल के अपने पैरों पे गए हैं। कोई अप्रिशिएशन नहीं है, लेकिन जब उनको चलते हुए देखते हैं ना, वो एक फीलिंग आ जाती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं। कि मैंने इसलिए ये प्रोफेशन चूज किया था, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज की थी। अच्छा सर, पिछले गेस्ट में जो डॉक्टर आए थे, सो उन्होंने हमें बोला था कि आपके लिए एक सजेशन था कि जैसे आप भी अगले गेस्ट के लिए क्वेश्चन या सजेशन छोड़ के जा सकते हो। So, पिछले गेस्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को भी कुछ अप्रोच चेंज करनी चाहिए पेशेंट के लिए भी, और टुवर्ड्स देयर लाइफ ऑल्सो। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अगले गेस्ट के लिए क्या सजेशन या क्या ऐसा क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे जो मैं उनसे पूछूं? ही इज़ नॉट अ मेडिको। नॉन मेडिको की बात करें, हाँ, ही इज़ अ नॉन मेडिको। नॉन मेडिको, राइट? मैं सिंपली ये बोलना चाहूँगा कि लिव योर लाइफ, डोंट बी स्ट्रेस्ड। हम आज के टाइम पे हर चीज़ में स्ट्रेस्ड। मैं खाना खा रहा हूँ तो स्ट्रेस्ड हूँ, मैं रात में सो रहा हूँ तो मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं सुबह उठा तो स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे काम पे जाना तो स्ट्रेस्ड हूँ, मैं काम से आया तो स्ट्रेस्ड और हूँ। एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन गई है। वो एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गई, वो कॉमन हो गया। डोंट बी स्ट्रेस्ड, लिव योर लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में जो आज छूट जाएगा, जो कल नहीं आ सकता। ये एक रैट रेस है। उसने अचीव कर लिया, मुझे भी करना है। भाई तू कर ले, क्या उससे तुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? वो वर्थ इट है। हमें लगता है कि कुछ अचीव करने के बाद में मुझे ये चीज़ सेटिस्फाई कर देगी, अच्छा लगेगा, मुझे प्लेजर मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। द मोमेंट यू अचीव दैट थिंग, योर गोल चेंजेस। समझ रहे हो? क्योंकि जिन लोगों को देख के मैंने रैट रेस स्टार्ट की थी, उन्होंने जो अचीव कर लिया, जब मैंने वो अचीव कर लिया तो उन्होंने कुछ और अचीव कर लिया। अब मुझे भी वो अचीव करना है। यू आर कंपेयरिंग योर 1 और 2 टू अदर्स 20, अदर्स 20। है ना? सो व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर इन योर लाइफ? ये आज तक की मेरी बेस्ट एडवाइस, राइट, वो ये थी। मेरे पेरेंट्स एक विलेज से आते हैं, उन्होंने अपने स्ट्रगल से मुझे पढ़ाया,
और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं उस एरिया से बाहर निकलूं, जी राइट। ठीक है। नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक प्लेटफॉर्म वो क्रिएट करूं कि मेरे बच्चों को उस पुराने क्रॉसिंग लाइन से, स्टार्टिंग लाइन से ना स्टार्ट करना पड़े, उनकी स्टार्टिंग लाइन एक डिफरेंट हो। नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि अगर मैं जिंदगी में कुछ अचीव करके दोबारा से वही जा रहा हूँ जहाँ से मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था, तो मैं कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों के साथ में, नेक्स्ट जनरेशन के साथ में गलत करूंगा, क्योंकि वो भी फिर वहीं से स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करेंगे जिससे मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली उनकी स्टार्टिंग लाइन तो डिफरेंट होनी चाहिए ना। आई आल्सो बिलीव। तो मुझे लगता है तो जाके मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल जस्टिफाइड होगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया, क्योंकि अब मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि मैं जीऊँ। ये है मेरी बेस्ट कैसा लगा एडवाइस। सर आपको आगे? नाइस, इट वाज रियली गुड। कुछ निकला अंदर से कुछ ऐसा? हाँ, यू गॉट? मैंने अपना पेज बनाया था स्पेसिफिकली स्टार्टिंग विद एजुकेशनल कंटेंट ओनली। फिर मुझे लगा कि एजुकेशन किसी को चाहिए ही नहीं, ओके। समझ रहे हो, ये मैंने रियलाइज किया है। और एजुकेशन इज नॉट समथिंग कि मैं 1 सेकंड के अंदर आपको दे दूंगा या 10 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आपको दे दूंगा। हर चीज जो मैंने बोली है या जो आप बोलते हो उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन के सामने वाले की नॉलेज कितनी। यू हैव टू लिव दैट सिचुएशन। यस, ठीक है। आज के टाइम पे हर कोई एक कंटेंट डाल रहा है, फिर दूसरा उसको रिव्यू करने के लिए कंटेंट डाल रहा है, फिर तीसरा उस रिव्यू को रिव्यू करने के लिए कंटेंट डाल रहा है। ओके। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कुछ गलत है, अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई डाल तो अपनी कैपेबिलिटी सही रहा है। से ही रहा है ना। वो जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है उतनी कर रहा है। हर कोई, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी को, अच्छी चीज़ है, बट हर इंसान जो भी स्टार्ट कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि इसका जब वो चीज़ एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी तो लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कि जो वो बोल रहा है आज स्टार्टिंग में हम हाइप करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं कि भाई मैं इस पे रील बना दूं, ये टॉपिक अभी एक्टिव चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और मैं ये चीज़ बोल दूं तो ये हाईलाइट हो जाएगी, राइट। बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो कितने दिन कर वो लेंगे? कितने दिन कर लोगे कितने आप? दिन कर लेंगे? सही बात। ठीक है, फिर वो चीज़ गलत, आपकी पर्सनैलिटी ना दिख जाएगी, आप उससे लंबा नहीं चल सकते। आपको, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ पहले आई हैव टू बिकम समथिंग, यस। तो मेरी बात की वैल्यू होगी। यस। इसका लाइव एग्जांपल मैंने एक्सपीरियंस किया। कैसे? जब मैंने एफएमजी का एग्जाम दिया था मेरा, उससे पहले मान लो मैं अपने 4 जूनियरों से मिला या अपने बैचमेट से मिला, मैंने उनको बोला कि ये एग्जाम ईजी है, डोंट बी स्ट्रेस। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। वो लोग फिर से आए पूछने कि भैया कैसे, मैं कहा एग्जाम ईजी है, डोंट बी स्ट्रेस्ड। हाँ जी, हाँ जी, ओके। उस दिन मैंने चीज़ रियलाइज की थी कि आप कुछ भी बोल रहे हो, लोग आपको तब सुनेंगे जब आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, क्योंकि लोग ताना ही वो मारते हैं, तू कौन है भाई, तूने क्या कर लिया, तूने क्या उखाड़ लिया। द बेसिक डिफेंस इज यही। सो पहले फोकस करो कुछ बनने पे, देन कुछ बताने पे। इसके लिए सर एक सेइंग है, वो मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस बट सम थोड़ी थोड़ी रिलेट करती है कि व्हेन यू बिकम रिच नोबडी प्लेज विद योर मिस कॉल्स। हाँ, और ये फैक्ट बात है ना। आप अपना सर्कल देखो, आपके सर्कल में अगर कोई एक गरीब इंसान है जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो आपको फोन करेगा, आप सोचा भाई क्यों फोन कर रहा है, छोड़ना। वहीं पे कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है या कोई रिच इंसान, वो फोन करेगा, हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है। बहुत सोसाइटी के मोटिवेशनल बन गए ना। ये ना मुझे बहुत फैसिनेटिंग सी लगती है ये चीज, ये लाइन कि when you become rich nobody plays with your miss calls। कर ही नहीं सकता ना भाई। यार मैंने क्या बोला था, जब आपके पास अगर पैसा है और पावर है तो आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी अचीव कर सकते हो, एंड यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। ये बहुत मैटर करता है और ये फैक्ट बात है। मैं तो इस मेंटेलिटी पे बिलीव रखता हूँ कि पैसे से बहुत कुछ अचीव हो सकता है। एक्चुअली वो बहुत बड़ी मोटिवेशन ठीक है। है, मैं नहीं कह रहा कि पैसा सब कुछ है, बट पैसा बहुत कुछ है, और ये वही समझता है जब जिसके पास पैसा आ जाता है। उसी को सक्सेस बोलते हैं। एक्चुअली आई रेड समवेयर कि एक्चुअली राज शमानी ने बोला था अपने पॉडकास्ट में कि सक्सेस का मतलब मेरे लिए ये है कि जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा वो कितना पैसा आ रहा है और क्या आ रहा है, उस दिन मेरे लिए वो सक्सेस। अभी यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी हैं। एग्जाम्पल, बीइंग एन इमरजेंसी फिजिशियन, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल अपने एंड स्टेज में आते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ही रिग्रेट रहे होते हैं। अब जब आप उनसे पूछोगे कि सर मैम अंकल आंटी जो भी आप करना है, व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई यार मैंने उन 4 लोगों के पीछे ना इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने मेरा पैसा। वो हमेशा ही बोलेंगे कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, मैं अपने लिए ये नहीं कर पाया। मनी गिव्स यू फ्रीडम ना। मनी गिव्स यू दैट फ्रीडम कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। हाँ। कि आप क्या और कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज तक हॉर्स राइडिंग नहीं की, ठीक है, मेरे पास पैसा आ गया, नाउ आई हैव टाइम एंड मनी टू डू दैट थिंग, तो मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करूंगा। मैं वो चीज़ करूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मुझे वो चीज़ करनी है टू हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो करके लगता कैसा है। मैं उस मेंटलिटी पे बिलीव रखता हूँ कि हर चीज़ करो
टू गेट एन एक्सपीरियंस। लाइफ इज अ गेम ऑफ इट इज एक्सपीरियंसेस। गेम ऑफ एक्सपीरियंस। जब मैं अपने डेथ बेड पे हूँ तो मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, अबे यार मैं ये नहीं कर पाया यार, ये और कर लेता ना, मजा आता। मुझे सही। उस रिग्रेट से नहीं जाना लाइफ में। वैसे तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्नड इन द इमरजेंसी। इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आई हैव सीन चिल्ड्रंस ऑफ रैंडम एज 17 16 18 20 साल, हार्ट अटैक्स उनको आए हैं, हम्म, वो एक्सपायर हुए हैं, टू पीपल ऑफ 70 80 90 95 एज। जी जी। तो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन टू एनी टाइम। यस। सो जितनी आपकी लाइफ है आप अपनी खुशी के लिए जियो, ना कि 4 लोग क्या बोलेंगे उसके। हम कैसा कर रहे हैं सर? बढ़िया कर रहे हो हम भाई। अगर रिव्यू आपसे लें, कीप उन्हें डूइंग इट ब्रदर, कीप डूइंग इट। कोई सजेशन देना चाहेंगे सर हम? सक्सेस इज नॉट अ मार्क कि आपको यहाँ अचीव करके, ये इतना अचीव करके, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन सब्सक्राइबर होके आपको सक्सेस मिल जाएगी। इट इज नॉट दैट मार्क, इट इज अबाउट योर सेटिस्फेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब मैं ये करता हूँ ना, ये कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे लिए सक्सेस वही है। अगर मुझे उस चीज़ में मजा नहीं आ रहा जी। तो मैं आज अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मेरी लाइफ में मेरे कुछ स्ट्रगल्स हैं जिसकी वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा जो मुझे करना पसंद है, ओके। वर्सेस मेरी लाइफ में आज मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है। क्या सक्सेस है? दूसरा। दूसरा, राइट। तो अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर पा रहे हो जो आपको करना पसंद है, दिस इज द सक्सेस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर, सेम।